CH1 अजनबी संग रात अब का एक शहर 100 किलोमीटर अंदर। एक जीप कच्ची पक्की सड़कों पर तेजी से जा रही थी। सड़कों पर पानी था क्योंकि तेज बारिश अभी रुकी थी, फिर भी हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। जीप में बैठे लोग इधर उधर हिल रहे थे, वो उस रास्ते की वजह से। वहां हर तरफ स्याह अंधेरा। एक लाइट पकड़े लड़का बैठा था, साथ ही जीप की हेडलाइट्स की रोशनी थी। पीछे दो लड़कियां थी जिनमें से एक खड़ी थी, नीचे बैठी घुंघराले बालों वाली लड़की। वो डरते हुए अपने आसपास पेड़ों को देख रही थी। देखो सैफ, इन लोगों के पागलपन में हम भी मरेंगे। यहाँ कोई जंगली जानवर हुआ या कोई चुड़ैल भूत हमें चिमट गया तब हम क्या करेंगे? सैफ, जो पैसेंजर सीट पर बैठा था, उसने सिर घुमाकर उस घुंघराले बालों वाली लड़की को देखा। मोहतरमा, जरा अपनी सरफेरी दोस्त को समझाओ और उसके ऐसा। ये बोलते हुए सैफ चुप हो गया क्योंकि अलशिफा जहर नजरों से उसे घूर रही थी। सैफ जबरदस्ती हंसते हुए बोला, ये इन दोनों का सीन है, ये हमारे हमजा साहब, उनकी जहीन दोस्त नयन साहिबा। जो नयन कहती है हमजा साहब वही करते हैं। हमजा की सख्त आवाज आई, अपना काम छोड़कर तुम लोगों की बकवास सुनने नहीं आया हूँ। अगर डर लग रहा है तब यहीं छोड़कर चला जाता हूँ, अपने डर को दूर कर आ जाना। उसकी आवाज में सख्ती थी। नयन जो खड़ी थी, उसके लंबे बाल हवा से उड़कर कभी उसके चेहरे को छूते, कभी उसकी गर्दन पर चिपक जाते। चेहरा हल्का गीला था। उसने एक वाइट शर्ट पहनी हुई थी, उसके नीचे शॉर्ट्स जिसे शर्ट छिपा रही थी। उसकी लंबी गोरी टांगे दिख रही थी, लेकिन चेहरा छिपा था। उस अंधेरे में मीठी और महीन आवाज आई, रिलैक्स हम्स बेबी, बोथ ऑफ देम आइडियट्स एंड काउल्स। नयन ने कैमरा ऑन किया। वो अब लिव थे। यो गाइस, सो हम यहाँ पहुंच चुके हैं। इवनिंग में जहाँ थे उससे 50 किलोमीटर आगे। बिलीव मी, ये जगह बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे साथ है डरपोक शिफा एंड हर लव सैफ। शिफा ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ नयन के तरफ चेहरा उठाया। हे नयन, तुम अपनी यूट्यूब फैमिली को अपना फेस क्यों नहीं दिखाती? तुम्हें डर है वो लोग तुम्हारी शक्ल देखकर भाग जाएंगे? ये बोल शिफा हंसी थी। नयन ने कैमरा सामने की तरफ किया। ये इसलिए मुझे डर है, मेरी खूबसूरती को देखकर लोग को हार्ट अटैक ना आ जाए जैसे तुम्हें। शिफा का मुंह बना। नयन खिलखिलाकर हंसी थी। उसकी हंसी किसी खनक की तरह फिजाओं में गूंजी और हमजा के होठों पर मुस्कान आई। उसने मिरर से नयन के चेहरे को देखना चाहा, लेकिन अंधेरे में उसे ये कामयाबी नहीं मिली। इसके साथ ही लाइव में लाइक्स एक साथ बढ़ने लगे। इतनी रात में भी मिलियंस में लोग लिव थे। एक बार फिर फेस रिवील करने की कमेंट्स एक के बाद एक चलने लगी। सामने से एक हिरन गुजरा। नयन ने कैमरा उस तरफ किया। सी देयर इज अ डियर एंड ऑल्सो अ स्नेक। नयन की आवाज में एक्साइटमेंट थी। सब उधर देखने लगे। कुछ देर में नयन ने लिव बंद की और अपना फोन ऑन किया। यहाँ नेटवर्क नहीं था। फोन की स्क्रीन लाइट में उसका चेहरा चमका, वो बड़ी बड़ी भूरी आंखें जिस पर घनी पलकें। अचानक से फोन ऑफ हो गया। उफ खुदाया, बैटरी डेड। नाराजगी से बोलती वो हमजा को देख रही थी। बारिश तेज हुई, वहां आवाजें आने लगी। शिफा ने बोला, हमजा हमें कहीं रुकना चाहिए, अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था कि हम कहाँ हैं। नयन बोली, उफ खुदाया, तुम डरपोक लड़की रोकने के ही काम करती रहती हो। शिफा ने नयन को देखा। डरना भी जरूरी है नयन? हूँ। अभी तक नयन को कोई ऐसा नहीं मिला कि नयन उससे डरे। हमजा बेबी रुक जाओ, वरना हमारी शिफा जान बेहोश हो जाएंगी। हमजा ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर में उसने एक तरफ जीप रोकी, अपना सामान निकाल उस पर एक पन्नी डाल उसे बांध दिया। नयन बोरियत से इधर उधर देख रही थी। हम्स बेबी, क्या हम थोड़ा आगे नहीं जा सकते हैं? नयन के हम्स बेबी कहते ही फिर से हमजा के होठों पर मुस्कान उभरी, लेकिन उसने सख्त आवाज में कहा, यहाँ मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं दिख रहा, तुम्हें कहीं और जाना है। हमजा ने अपनी मीठी आवाज में बोला, ओ हम्स बेबी, को मेरा चेहरा देखे बिना नींद नहीं आएगी? हमजा ने नयन को घूरा जो उसे दिख नहीं रहा था। बस नयन ने अंदाजा लगाया था। चुपचाप सो जाओ नयन, वरना। ओके ओके। वो दोनों बैक साइड लेट गई। हमजा सैफ अपनी जगह बैठे थे। कुछ देर में उन्हें नींद आ गई, लेकिन नयन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसे एक्साइटमेंट हो रही थी कि वो कहाँ है। अचानक से उसके कानों में मोर की आवाज आई। एक नहीं, कई सारे मोर। मोर। नयन की आंखें बड़ी हुई। उसने सिर उठाकर उस तरफ देखा। अंधेरा ही अंधेरा था। दो लोग उनके जीप के पास से हाथों में डंडा लिए गुजरे। अब कई सारे मोर इकट्ठे होकर नाचेंगे। नजारा खूबसूरत होता है, लेकिन वक्त कहाँ देखने का? गद में ही है, कभी भी देख लेंगे, ये दूसरा वाला बोल रहा था। वो दूर जा चुके थे। नयन ने शिफा को हिलाया। शिफा शिफा उठो, देखो। शिफा ने नींद में उसका हाथ झटकते हुए कहा, सोने दो यार, जहनुम में जाओ तुम। ये बोलती नयन चुपचाप अपना कैमरा और लाइट लेकर निकल गई। हमजा की आंख खुली। नयन, कहाँ जा रही हो? नयन ने पलट कर देखा। दांतों तले जीभ दबाई। बस अभी आए? नो नयन, स्टॉप। नयन भाग गई। हमजा जाने लगा। सैफ ने उसे रोका। बच्ची नहीं है यार, अभी आ जाएगी। हमजा ने उसे घूरा। बच्ची ही है वो, चिल यार, आ जाएगी। कहीं नहीं जाएगी, कुछ एक्साइटिंग दिख गया होगा। तुम ज्यादा ही क्या करते हो, चिल करो। हमजा अपनी जगह बैठा। ये लड़की किसी दिन ये अपनी एक्साइटमेंट के चक्कर में फंसेगी। हमजा कुछ देर नयन का वेट करता रहा। दिन भर की थकान की वजह से उसे भी नींद आ गई। नयन काफी दूरी पर आ गई। उसे सामने कुछ मोर दिखे। नयन एक्साइटमेंट में चीखी, वाव सो। आगे बोलती उसकी तेज आवाज और लाइट से सारे मोर उड़ गए। कुछ ही पल में वहां कुछ नहीं था। नयन की आंखों में उदासी छा गई। ये क्या हुआ? सब चले गए, मेरा आना इतना बुरा लगा। इस वक्त उसके उदास चेहरे पर बेहद मासूमियत थी। नयन पलटी। उसने लाइट्स और कैमरा ऑफ किया। इधर उधर देखा, उसे समझ नहीं आया वो है कहाँ। नयन इधर घूमी उधर घूमी, फिर भी कुछ समझ नहीं आया। उसे कुछ लड़कों की आवाज आई। नयन डर गई। एक पेड़ के पीछे छिप उसने झांका। वो बातें करते हुए जा रहे थे। नयन की नजर दूर एक जगह से आ रही रोशनी पर पड़ी। उसकी आंखों में चमक आई। वो भागते हुए उस तरफ गई। किसी की आहट पर उन लड़कों ने पलट कर देखा। सामने रूम की तरफ भागते हुए एक लड़की दिखी। उन्होंने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। अब आएगा मजा। कहार, तुम तो गए।
नयन सामने रूम में आई, उसने देखा गेट बंद था। नयन ने झांका, विंडो थी, वो रिकॉर्ड कर रही थी। अंदर हल्की रोशनी जल रही थी, बाकी हर तरफ अंधेरा था। स्टडी टेबल पर रखा स्टडी लैंप जल रहा था। नयन ने अपने हाथ से विंडो को खोला। खुलने पर वो चहकी, यस नाइन, यू कैन डू एनीथिंग। नयन उस विंडो से अंदर आए। आज यहाँ रुक जाती हूँ, सुबह हमजा बेबी ढूंढ ही लेगा। ये बोल उसने आसपास देखा, कुछ नहीं दिखा। एक कोने में बैठकर नयन ने अपने पैरों पर सिर रख लिया। उसने ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ जमीन पर बिस्तर लगा था, कोई उस पर शर्टलेस सोया हुआ था। कुछ ही देर में अपना सिर इधर उधर लुढ़काती नयन गहरी नींद में थी। अगली सुबह दरवाजे पर आहट हो रही थी। सो रहे इंसान ने झट से अपनी आंखें खोली। वैसे भी उसकी नींद बहुत कच्ची होती है, जरा सी आहट पर खुल जाती। उसने अपने गर्दन मोड़ी, उससे पहले ही उसकी पीठ पर एक तेज हाथ पड़ा। आंखें झट से खुली। किसी के होने की खुशबू के साथ एक नर्म छुअन का एहसास। वो झट से उठकर बैठा। सामने का मंजर देख आंखों में गुस्से का गुब्बार आया, चेहरे पर सख्ती उभरी। उसकी आंखों के सामने एक खूबसूरत लड़की सो रही थी, जिसके चेहरे को बालों ने ढक रखा था। दिख रही थी तब उसकी लंबी टांगे और होंठ, वो सुर्ख नाजुक होंठ। कौन हो तुम, वो दहाड़ा था। नयन झट से उठकर बैठ गई। आंखों में नींद और आलसीपन था, जिससे आंखें खुल ही नहीं रही थी। बाहर से लगातार शोर आ रहा था। एक तेज आवाज आई, अली बाहर आओ, क्या तुम अंदर हो? 1 मिनट नहीं लगा अली को समझने में कि हुआ क्या है। उसने अपनी जलती निगाहें नयन पर डाली, जो ऊँग रही थी। वो वापस से बिस्तर पर गिरने लगी। अगले ही पल नयन की चीख निकल गई, आंखें पूरी तरह खुली। सामने एक चेहरा था, अजनबी अनजाना सा चेहरा, जिसे देख नयन चौंकी। कौन हो तुम? सामने बैठे शख्स ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने नयन का गला पकड़ा। उसने भेजा है न तुम्हें? वो आवाज बेहद गहरी सर्द थी। नयन को अपने रोंगटे खड़े होते महसूस हुए। आवाज हलक में ही रह गई। शर्म नहीं आई एक अजनबी संग एक छत के नीचे रात बिताते हुए? नयन ने नमे सिर हिलाया। नयन की आंखों से पानी आने लगा। उसने अपने सामने बैठे इंसान को देखा, उसके हाथों पर नोचते हुए मुश्किल से बोली, कौन हो तुम? उसी वक्त दरवाजा बाहर से तोड़ा गया। एक के बाद एक कई लोग अंदर आए। सारे आदमी थे। देखो देखो, गढ़ी के नए प्रधान अल कहार यहाँ रंगलियां मना रहे हैं, वो भी शहर से लड़कियां बुलाकर। साबी CH2 बुरी नजरें। अब आगे। अल कहार ने सिर उठाकर देखा। सामने एक हम उम्र लड़का खड़ा था, आंखों में शैतानी मुस्कान लिए। उसके पीछे गांव के कुछ बुजुर्ग खड़े थे। अल कहार ने गुस्से से जानलेवा नजरें उठाकर सामने खड़े इंसान को देख रहा था। उसने अपनी पकड़ नयन के गले पर कस दी। नयन छटपटाने लगी। छोड़ो, ये क्या कर रहे हो आप अली? इस आवाज पर नयन को धक्का देकर अल कहार खड़ा हुआ। उसने आसपास नजरें दौड़ाई। उसकी शर्ट दूसरी तरफ पड़ी थी। उसे उठाकर अपने बदन पर डाला। तब सबकी नजर उसके हाथों पर थी, जिस पर खरोंचे थी, हल्का खून निकल रहा है। ये क्या हो रहा? आवाज बहुत तेज थी। नयन एक हाथ फर्श पर रखे सिर झुकाए तेज तेज सांसें ले रही थी। उसे लगा था वो मर जाएगी। उस लड़के ने फिर कहा, देखा आपने, देखा ये जिसे गढ़ी का सबसे लायक लड़का, गांव का सबसे काबिल फर्द है, देखो क्या कर रहा है। अल कहार आगे बढ़ा। अपनी जुबान को लगाम दो किमान, वरना अंजाम जुबान का कटना भी हो सकता है। आवाज नीचे करो। अल कहार गलती करके पुकारा नहीं जाता। एक गांव के पंचायती में से एक थे। अल कहार उबलते हुए सामने आया। ये लड़की कौन है? ये क्या कर रही है? जावेद ने तेज आवाज में कहा, यही तो जानना है न, ये लड़की कौन है? आपके साथ क्या कर रही है? रात भर क्या क्या किया है? अल कहार ने उस लड़की की तरफ देखा। वो एक अनजान लड़की थी उसके लिए, लेकिन उसकी इज्जत पर दाग लग रहा था उस लड़की की वजह से। अल कहार ने नजरें उठाकर देखा। सामने उसके दादा खड़े थे। वो उसे जिन नजरों से देख रहे थे, अल कहार को बर्दाश्त नहीं हुआ। नयन अपनी जगह से उठ गई। उसने अजीब नजरों से उन सबको देख रही थी। उसने डरे हुए सबको देखते हुए बोला, क्या मैं जाऊं? मुझे जाने दीजिए। ऐसे कैसे बीवी जी, पहले बात तो हो जाए। आपके मालिक? नयन का चेहरा गुस्से से लाल हुआ था। ओ हेलो, मेरा मालिक सिर्फ एक है, जो मेरा खुदा है। सबने नयन की तरफ देखा। कुछ लोगों ने अपनी नजरें फेर ली, कुछ नजरें जमाकर देख रहे थे। अल कहार ने इनमें से कुछ भी नहीं किया। एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, ये गांव के उसूलों के खिलाफ है, ये गुनाह है जो यहाँ के जवान बच्चों के लिए सही न है। तब बात पंचायत में होगी, लेकर आओ इन्हें और इनके साथियों को भी। सब पलट कर जाने लगे। अल कहार ने किसी की तरफ नहीं देखा। मुझे आपसे बात करनी है। जावेद ने बोला, ऐसा नहीं होगा, तुम सब मिलकर प्लान बनाकर निकल जाओ, इस बार ऐसा नहीं होगा। अल अपनी जलती निगाहों से उसे देख रहा था। उसे धक्का देकर वहां से बाहर की तरफ निकल गया। जावेद बेइज्जती का घूंट पीकर रह गया। उसने नयन को देखा। अब उस जगह कोई नहीं था। वो नयन की तरफ बढ़ा, जो बेयकीनी से सब देख रही थी। और शहरी मैडम कितने में आई है अल कहार को खुश करने? अगले ही पल नयन ने एक तेज थप्पड़ किमान के गाल पर मारा। जावेद का सिर एक तरह को झुक गया। उसने लाल आंखों से नयन को देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में गुस्सा था। नयन ने कहा, यू बास्टर्ड, हाउ डेयर यू टू टॉक टू मी लाइक दिस। तभी वहां हाथों में डंडे लिए कुछ लोग आए। नयन को वहां से लेकर चले गए। रात नयन ने कुछ नहीं देखा था, लेकिन अब वो आसपास के नज़ारे देख रहे थी। हर तरफ हरियाली, फूल पौधे, बहुत खूबसूरत नज़ारा था। नयन को लेकर दो लोग एक बड़े से चबूतरे के पास आए। वहां हर तरफ आदमी थे। सामने 3 लोग बैठे थे। तीनों बुजुर्ग थे। उनके चेहरे पर गुस्सा नागबारी थी। बीच में बैठे हुए अब्दुल रहमान गांव के और सबसे बड़े पंचायती, जिनके आगे कोई कुछ नहीं कहता है। आज अपने पोते की वजह से वो शांत बैठे थे। जावेद को देखते हुए दूसरे पंचायती बोले, क्या हुआ था वहां?
किमान ने बोलना शुरू किया, रात ही ये लड़की हमारे प्रधान जी के कमरे में गई थी। हमें लगा कोई मुलाजिमा या काम वाली कुछ देने जा रही होगी, लेकिन नहीं। तौबा तौबा, शर्मा रही है। कहने में दोनों साथ ही थे रात भर अंदर, और सुबह का माजरा हम सब ने देखा ही है। अब प्रधान और पंचायती ये करेंगे, बाकी बालकों पर क्या फर्क पड़ेगा। नयन की आवाज आए, हम्स बेबी। सामने हमजा, सैफ, शिफा अपने घुटनों पर बैठे थे। उनके पास ही कुछ आदमी मोटे मोटे डंडे लिए खड़े थे। नयन भागकर हमजा के पास आए। हमजा ने नयन को देखते हुए अच्छे से चेक कर कहा, तुम ठीक ही, और तुम्हें मना किया था ना, फिर कहाँ थी तुम, क्यों गई, क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग। नयन ने मासूमियत से कहा, न जाने क्या क्या बक रहे हैं, उस राक्षस ने मेरा गला दबाने की कोशिश की, देखो दर्द हो रहा है। हमजा ने उठते हुए उन सब की तरफ रुख किया, ये क्या हो रहा है, हम सब बस यहाँ घूमने और व्लॉगिंग करने आए थे, आप सब हमें पकड़े हुए क्यों हैं, हमें जाने दीजिए। पीछे खड़े आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, ओ बालक, ठंडा हो जा वरना सारी गर्मी निकल जाएगी। उसी वक्त भारी कदमों की आहट हुई। सबने उस तरफ देखा। सामने से अल कहार आ रहा था। उसका लंबा चौड़ा कद और गठीला बदन, गहरी काली आंखें जिनमें हमेशा एक चमक होती थी, इस वक्त चेहरा स्याह लग रहा था। उसने एक काला पठानी सूट पहना हुआ था, कुर्ते की आस्तीनें कोहनियों तक फोल्ड, जिससे उसके हाथों की उभरी हुई नशें दिख रही थी। उसके हर बढ़ते कदम के साथ वहां शांति हो रही थी। उसके आने से अजीब सा ठंडा एहसास था। माहौल ऐसा हो गया कि कोई सांस लेने से पहले भी सोचे। जैसे ही अल कहार नयन के सामने से गुजरा, नयन ने सिर उठाकर उसे देखा। आंखों में गुस्सा आया, साथ ही उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे ठंड का एहसास हो रहा था। वी जाकर उन लोगों के सामने खड़ा हो गया। एक पंचायती ने कहा, आप पर जो इल्जाम लगे हैं वो सच है, क्या आपने इस लड़की को शहर से बुलाया था। अल कहार ने नयन की तरफ देखा भी नहीं। ऐसी लड़कियों से मेरा राब्ता नहीं रहता है, मैं इसे नहीं जानता हूँ। दूसरे आदमी ने कहा, यह आपके साथ सारी रात रही, इसका अंजाम जानते हैं, इस लड़की ने अपनी इज्जत खो दी है। नयन ने हैरानी से सिर उठाकर उन्हें देखा था। अब तक वो एक्साइटमेंट में सब देख रही थी, वो एक्साइटमेंट हवा हुई, उसकी जगह आंखों में नमी ने ली थी। उसे धीरे धीरे सब समझ आ रहा था, वो नजरें, वो बातें, उस लड़के का गुस्सा, सब उसने बेवकूफ़ी कर दी थी। नयन ने नम आंखों से हमजा को देखा। हमजा ने नमे सिर हिलाया। अली, आप वहाँ क्यों थे। ये अल कहार के दादा थे, जो उसे अली बुलाते थे। जियादार लोग उसे अली ही बुलाते थे, उसका पूरा नाम लेने से बचते थे। उनकी आवाज़ में बहुत नाराजगी थी, वो अपने गुस्से को जब्त करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अली के पीछे खड़े लड़के को देखा। पता लगाओ इन सब के बारे में, कौन है, यहाँ क्या कर रहे हैं। अली ने अपने दादा को देखा, उनकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, ऐसे किसी की इज्जत पर दाग लगाना सही नहीं होता। ये लड़की मुझे नहीं जानती, मैं इसे नहीं जानता हूँ। बेहतर होगा यूँ इससे सवाल किया जाए, ये कौन है, क्यों यहाँ है। आवाज़ बेहद गहरी संजीदा थी। ठीक है, इधर आओ। उन्होंने नयन को इशारा किया। नयन आगे आई। कौन हो बेटा, आप यहाँ क्या कर रही थीं। ये पहला इंसान थे जिनकी नज़रें नयन को गलत नहीं लगी। उनकी आवाज़ में नरमी थी। नयन ने सिर झुकाकर सारी बात बता दी। जावेद सुनते ही हंसने लगा। अच्छा सोचा है बीबी जी, लेकिन काम नहीं करेगा, हम बेवकूफ़ नहीं है। हमने आंखों से देखा था कि आप किस हालात में थे। नयन ने अपने गुस्से को काबू न करते हुए जावेद पर चीखना शुरू किया। किस हालत में थे से क्या मतलब है, देखा नहीं था वो जाहिल इंसान मेरा गला दबा रहा था। एक आदमी ने आगे आकर कहा, आवाज़ नीचे। मोहतरमा, सब जानते हैं हम लोग, तुम शहर जवान बच्चे ऐसी रातों को क्यों अंधेरे ढूंढते फिरते हो, अपने लिबास देखो, सब पता है आपने रात को क्या किया होगा, सुबह क्या कर रही हो। अपनी जुबान को लगाम दो मुकीम। नयन का गला रूंध गया। उसने आसपास देखते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे ऐसे देखना बंद करो। मैं बारिश की वजह से उस जगह गई थी, नहीं पता था कोई है वहां। अली ने जावेद को देखा। तुमसे इसका इंतकाम लिया जाएगा। जावेद ने अली को देखा। एक शातिर मुस्कान होठों पर उभरी, फिर मासूमियत के भाव चेहरे पर आए। देखा आप लोगों ने, प्रधान जी कुछ बोलते नहीं है, शांति पसंद है इन्हें, अब देखो कैसे धमका रहे हैं। भाई लोगों, क्या मैं गलत हूँ। हमारे गांव के बच्चों, या ये कहो पूरे गली के बच्चों, खासकर लौंडियों के लिए ये गलत नहीं है। हमारे यहाँ की लौंडियाँ बिगड़ जाएंगी इन शहरी लोगों की वजह से। ये लौड़ियां जो कुछ पैसों के लिए आए हैं। नयन का चेहरा गुस्से में लाल हुआ। वो आगे बढ़ी। उसने जावेद का कॉलर पकड़ा। मेरे पास इतना पैसा है, तेरी 7 पुश्तें खा सकती हैं। हिम्मत कैसे हुई मेरे को बिकाऊ कहने की, यू ब्लड बस्ट यार, आई एम गोना किलिंग। नयन ने अपना घुटना उठाकर जावेद की थाई पर मारा। जावेद दर्द से बिलबिलाकर रह गया। जावेद ने नयन को धक्का दिया। नयन नीचे गिरी, उसके हाथों में चोट लगी, साथ ही नयन की शर्ट ऊपर हो गई। नयन ने फुर्ती से उसे सही किया। जावेद के पास खड़े लोग हंसने लगे थे। नयन बहुत बुरी तरह से बेइज्जती महसूस कर रो पड़ी। वो वहीं बैठी रही। हमजा नयन के पास आना चाहा, उसे कुछ लोगों ने पकड़ा हुआ था, साथ ही उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया। नयन की सारी हिम्मत हवा हो गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। क्या हो गया है। नयन ने अपने पैरों पर हाथ रख अपने पैरों को छिपाना चाहा, लेकिन उसके छोटे हाथ इस काबिल नहीं थे। उसे किसी के सामने होने की आहट हुई। नयन से सिर उठाकर देखा, अली खड़ा था। उसने अपना कुर्ता निकाला। नयन बुरी तरह डर गई। हमजा छटपटाने लगा। नयन की आंखों से तेज तेज आंसू निकल रहे थे। दिल की धड़कन बहुत तेज थी। उसे लग रहा था वो मर जाए, बस इन नजरों से बच जाए। इस वक्त खौफ की लहर उसके अंदर दौड़ रही थी कि क्या होगा उसके साथ। ये सोचते हुए ही नयन बुरी तरह कांपने लगी। अली उसके सामने घुटनों पर बैठा, अपना कुर्ता निकालकर नयन के गले में डाल उसके हाथों को आस्तीनों में डाला। नयन ने उस खुशबू को अपने अंदर उतरता महसूस किया। नयन पूरी तरह ढक चुकी थी। उसके छोटे छोटे हाथों से आस्तीनें नीचे लटक रही थी। नयन ने जल्दी से खुद को संभाला, सिकुड़ कर बैठ गई। वहां बात बहुत बढ़ गई थी। बात इज्जत और आगे की सीख की थी, जिसे गांव में बहुत बड़ी बात माना जाता था। इतनी बात पर कत्ल हो जाते थे, खानदानी दुश्मनी शुरू हो जाती है। अब अब्दुल रहमान उठे, अपनी चादर को लाकर उन्होंने अली के कंधों पर डाला।
पीछे बहुत शोर हो रहा था। नीचे नयन बैठी सिसक रही थी। ऐसे लिबास पहनने ही क्यों है जो जरूरत के वक्त हमें ढक भी न सकें, बेआबरू कर छोड़ दें। नयन ने उन्हें सिर उठाकर देखा। वो भीगी आंखें उन्हें किसी की याद आई। उन्होंने सिर झटका, एक बार पलट कर देखा। आपस में बहस छिड़ गई थी। अल कहार के लोगों ने जो जावेद का साथ दे रहे थे उन लोगों में। दादा ने तेज आवाज में कहा, बस फैसला हो चुका है। सबने उनकी तरफ देखा। एक खामोशी छा गई। जावेद सही कह रहा है, लेकिन ये बात भी नजरअंदाज न करी जावे कि दोनों ये बोल रहे हैं वो एक दूसरे को नहीं जानते। हम नहीं जाने हैं कौन सही कह रहा है कौन गलत है। इसलिए अल कहार का निकाह इस शहरी लौड़िया के साथ होगा। कई सर हैरानी से उठे थे। पहली बार अल कहार के चेहरे पर कोई भाव बिगड़े थे। उसने नाराजगी से उन्हें देखा। वही नयन झट से खड़ी हो गई। नहीं नहीं, ये नहीं होगा साबी। CH3 निकाह अब आगे। नयन की चीख, उसके चिल्लाने का कोई असर नहीं हुआ। कुछ देर में वो लोग एक मस्जिद में थे। नयन के आसपास कोई नहीं था। जो वो सुनती थी, गांव में लोग अपनी इज्जत के लिए कुछ कर सकते हैं, आज उसे सच लग रहा था। चेहरे पर आंसुओं की लकीरें बनी थी। उसके दोस्त उसके साथ नहीं थे। वो अकेली थी। इस वक्त उसे अपने फैमिली की बहुत याद आ रही थी। आंसुओं से चेहरे पर बाल चिपके हुए थे। नयन को एक दुपट्टा दिया गया था जिसे उसने अपने गर्दन के चारों ओर लपेटा था। वो अभी भी उस स्याह कुर्ते में थी जो उसके टखनों तक आ रहा था। अस्तीनें बहुत बड़ी थी कि उंगलियां भी नहीं दिख रही। इस वक्त वो अकेले खड़ी उस एरिया में जहां औरतों के लिए बैठने की व्यवस्था थी, लेकिन कोई आता नहीं है। नयन एक टक सामने देख रही। भाई, दिल से एक आह निकली थी कि किसी के आने की आहट हुई। उसके सामने वही थे, अली के दादा। नयन ने नाराजगी से नजरें फेर लीं। वो उसके सामने आकर खड़े हुए, निगाहें नयन पर नहीं थी, किसी और तरफ देख रहे थे। आप निकाह को राजी नहीं हो रही हैं? नयन ने उनके चेहरे की देखा, फिर सोचा वो उसे नहीं देख रहे, वो भी नहीं देखेगी। क्यों करूं मैं निकाह, किसे जानती हूं मैं यहाँ फंस चुकी हूँ। मुझ पर गंदे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। हवस भरी नजरों से मुझे देखा जा रहा है, जिसकी वजह से ये हुआ है। मैं उससे निकाह कर लूं कैसे? मुझे यहाँ से जाने दे, कुछ दिनों में ही यहाँ से मेरा नामो निशान खत्म हो जाएगा। वो कुछ पल चुप रहे, फिर अपनी नजरें मस्जिद के मीनार पर टिकाए बोले, हाँ आपको सब भूल जाएंगे, लेकिन ये बेइज्जती हम लोगों का मुकद्दर बन जाएगा। धीरे धीरे लोग इसे हमारे लिए घुटन बना देंगे। अल कहार अपने नाम की तरह ही कहर ढाने वाला है। अगर उसके घर के एक भी फर्द को कुछ हुआ, उसका कहर आप पर नाजिल होगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो आपको ढूंढ लेगा। उसके कहर से आपको नहीं बचा पाएगा। वो बहुत शांत आवाज में कह रहे थे। चेहरा पुरसुकून था, लहजा ठंडा। इसके बावजूद नयन को अपने डर महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने अपनी मुट्ठी में दिल को भर लिया हो। माथे पर ठंडा पसीना आने लगा। उन्होंने आगे कहा, आप सोच ले हमारे कहने पर आपको यहाँ से दूर जाने दिया जाएगा, लेकिन जो हुआ है ये लोग उसे नहीं भूलेंगे। आपको इस गांव से बाहर जाने दिया जाएगा। आप गड़ी से नहीं निकल पाएंगे। आपको ये लोग इस बात की सजा देंगे। आपके दोस्तों को इस जगह जिंदा दफन कर दिया जाएगा, आपकी आंखों के सामने, क्योंकि यहाँ के लोगों को नहीं पसंद कोई उनके रिवायतों को तोड़े। आप यहाँ से निकल कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई आपको ढूंढने आएगा, किसी को आपकी लाश भी नहीं मिलेगी। नयन के हाथ पैर कांपने लगे थे। अपने रुंधे गले से बोली, बिना गलती की सजा। जानते हैं ये गलती आपने नहीं की। नयन ने उन्हें देखा। आप पर नहीं, अपने बच्चे पर पूरा भरोसा है। वो गलती से भी गलती न करे है, ये फिर भी गुनाह है। आप फैसला कर सकती हैं। ये बोल अली के दादा चले गए। नयन को लग रहा था उसके पैरों से जान निकल गई है। अचानक उसे अपने आसपास अपने दोस्तों की चीखें सुनाई दे रही थीं। एक पल उसके सामने उसकी पूरी दुनिया थी, खुशी गम के हर पल। उसके डैड, मॉम, भाई, दादा, सबके चेहरे आंखों के सामने थे। कुछ समझ नहीं आया, जैसे दिमाग खाली हो गया। कदम कदम चलती वो उधर आई थी। सामने कोई था, उसे नहीं पता कौन था। मैं तैयार हूँ। सामने वाले की आंखों में हैरानी हुई थी। जवाब कुछ नहीं आया। कुछ देर में काजी साहब आ चुके थे। उसका निकाह पढ़ाया जा रहा था। बल्दियत में डे से ही नयन के खानदान का नाम लिया गया। नयन फूट फूट कर रो पड़ी। चेहरा उस दुपट्टे से ढका हुआ था। निकाह दोनों तरफ से कबूल होने के बाद वहां सब एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। खुशी भरी आवाजें थी जो नयन को किसी मातम की तरह लग रही। नयन ने दोबारा उसे नहीं देखा। सिर उठा तब वही शॉल ओढ़े कोई जाते हुए दिखाई दे रहा था। नयन की पलकें भारी हो रही थीं। ये सब बर्दाश्त से बाहर था। उसने हाथ बढ़ाकर किसी को पुकारा। हाँ, कोई पलटा था। उसके बाद अंधेरा अंधेरा और कुछ नहीं। हमजा। सैफ शिफा को छोड़ दिया गया। हमजा नयन से मिलने के लिए बेचैन था। लोग उन्हें गांव के बाहर छोड़ने जा रहे थे। हमजा नहीं जाना चाह रहा था। क्या हुआ है? नयन को हमें अपने साथ लेकर जाना चाहिए। आमिर भाई को क्या बोलेंगे? शिफा ने गुस्से में उसे देखा। बस करो, अब उसका निकाह हो गया है। उसकी वजह से इतना कुछ हुआ है। हम यहाँ फंसे, अब वो उस इलाके की इज्जत है। तुम्हें लगता है वो तुम्हें उसे लाने देंगे? सैफ ने कहा, बस करो, क्या बकवास कर रही हो, वो फंस चुकी है। शिफा ने तेज आवाज में बोला, फंसी नहीं है, निकाह हुआ है। सैफ ने बुरी तरह शिफा को घूरा। शिफा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने क्या बोल दिया है? हमजा ने अपना सिर हाथों में पकड़ लिया। आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक से वो उस जीप से उतरने लगा, लेकिन सैफ ने उसे रोक लिया। सब से काम लेना है यार, यहाँ से निकलकर पुलिस को, अंकल को इन्फॉर्म करते हैं, तब इन्हें नयन को छोड़ना ही होगा। हमजा बेचैनी से बोला, वो हमारा इंतजार कर रही होगी? सैफ ने कहा, नहीं, वो हमें जानती है, हमारा इंतजार नहीं कर रही होगी। उम्मीद थोड़ी बहुत तुम्हारे आने की ही होगी। हमजा ने कुछ नहीं कहा, बस अपने आंखें बंद की। आंखों से आंसू का एक कतरा बहकर गालों पर आ गया। गांव के हद से बाहर आकर उन्हें उतारते हुए उन आदमियों ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, दोबारा शक्ल दिखाई तब इन खेतों में तुम्हारी हड्डियों की खाद दी जाएगी। वो वापस वहां से चले गए। वो तीनों मरे कदमों से बाहर की तरफ जाने लगे। हमजा बार बार पलटकर उस तरफ देख रहा था। एक बार फिर चबूतरे पर सारा गांव इकट्ठा था। इस बार कुछ बुजुर्ग औरतें भी थी।
जावेद के हाथ में नयन का कैमरा था, वो सबको दिखाने लाया था। वो सच बोल रहा है जिस पर कोई भरोसा नहीं कर रहा था। उसे यकीन था इतनी खूबसूरत लड़की साथ में हो और कोई जवान लड़का कुछ न करे, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन जावेद का पासा उल्टा पड़ गया। सबको सच्चाई पता चल गई। सबके चेहरे पर पछतावा था। कुछ औरतें खुसर फुसर करते हुए बातें कर रही थी। बारिश से भीगी नयन का अली के रूम में आना, उसकी बकवास, फिर उसी विंडो से लगे सो जाना, इतना ही काफी था। लेकिन फिर भी लोग गलत मान रहे कि वो शहर की लड़की थी, उसका लिबास गलत था, उसने उस जगह अकेले जाकर गलत किया था। दो पंचायती बोले, अब क्या करना है बाबा साहब? बाबा साहब जो अब्दुल रहमान ही थे, गांव में सब उन्हें बाबा साहब बोलते थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली। वो बहू है, हमारे घर की इज्जत है, इस गड़ी की। तब उसकी तरफ कोई गलत नजर, गलत अल्फाज नहीं उठने चाहिए। वो वहां से चले गए। लहजा इतना सख्त था कि किसी की कुछ कहने की कोई हिम्मत नहीं हुई। जावेद मन महसूस कर रह गया, वो फिर नाकामयाब रह गया था। हवेली हवेली में शोर था, तैयारियां हो रही थी, नौकर इधर उधर भाग रहे थे। तभी बाहर गाड़ी रुकने को आवाज आए। एक आदमी को तेज आवाज गूंजी, अलकहार उस शहरी लड़की के साथ आ गया है, आ जाओ। हवेली में बहुत से लोग थे, सब बातें कर रहे। एक औरत तेजी से आगे आई, आकर चौखट पर खड़ी हो गई। उसने पास में खड़े मुलाजिम से एक प्लेट ली, उसमें एक तरफ कोयले दूसरी तरफ मिर्च रखी थी। अलकहार अपनी गोद में नयन को ले खड़ा था। वो बेहोश थी, किसी छोटे बच्चे की तरह उसके गोद में सिमटी, अभी अभी उसके कुर्ते में। उनकी नजर उतार कुछ आयतों को पढ़ते हुए उस औरत ने इशारा किया। अलकहार ने अंदर कदम रखा। वही फिजाओं में अजान की आवाज गूंजी। गली में बहुत सी मस्जिद थी, एक साथ उनकी आवाज आती, जो बहुत खूबसूरत लगता था। सब नयन को देखकर बातें बना रहे थे। आधा गांव यहाँ इकट्ठा था। सब शहरी लड़की और गांव के प्रधान अलकहार की बेगम को देखना चाहते थे। साथ ही नयन को ऐसे कुर्ते में देख एक दूसरे से बातें कर रही थी। बाबा साहेब अलकहार के तरफ पलटे, बेटा इन्हें अपने कमरे में लेकर जाओ। बहू, वो औरत जल्दी से आगे आई, एक सलवार सूट पहने हुए, चेहरा आधा ढके, सिर झुकाकर बोली, जी बाबा साहेब। कमरा तैयार करवा दिया, आज से छोटी बहू यही रह रही हैं, एक न समझ बच्ची हैं, आपको माँ बनकर ख्याल रखना है। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया, आंखों में आंसू आए थे। न जाने क्यों उसने उम्मीद से अलकहार को देखना चाहा, लेकिन वो कभी अपनी माँ की तरफ सिर उठाकर देखता ही नहीं था। जी बाबा साहेब बिल्कुल, उन्होंने आवाज दी। रोशनी, कोई नहीं आया। फिर उन्होंने जाते हुए कहा, इस लड़की का जाने क्या पागलपन है, सुबह से गायब है। अलकहार नयन को लेकर रूम की तरफ बढ़ गया। वो रूम में आया, सब कुछ पहले जैसा ही था, फिर भी उसे कुछ बदला हुआ लग रहा था। पैर से गेट बंद करता बेड की तरफ बढ़ा, बेड पर नयन को लिटाया। अभी तक उसने नयन के चेहरे की तरफ नहीं देखा था। आंखें गुस्से में ऐसे लाल जैसे सारा खून आंखों में उतर आया हो। चेहरे माथे की तनी हुई नशे दिख रही थीं। एक नजर नयन को देखा, कुछ पल ऐसे देखता रहा जैसे उसकी जान ले लेगा। धीरे धीरे उसने नयन की तरफ कदम बढ़ाने शुरू किए। बिल्कुल पास आकर उसके चेहरे पर आए बालों को अपने उंगलियों से हटाता बोला, अगर ये साजिश है तब तुम्हारी हड्डियां भी कोई नहीं ढूंढ पाएगा। अपने हाथों से तुम्हारे शरीर के हर हिस्से को तोड़ूंगा। गुर्राती आवाज में बेदर्दी साफ दिख रही थी। स्याह पड़ता चेहरा, अगर मासूम नयन ये रूप देख लेती तब एक बार और बेहोश हो जाती। वापस उसके बालों को झटकता, अपनी चादर उतारकर नयन पर डाल वहां से चला गया। वही हवेली के निचले हिस्से में एक लड़की अपने सिर को घुटनों में दिए बैठी थी। आसपास सारा सामान बिखरा हुआ था। सिर उठाकर सामने देखा, सामने एक तस्वीर लगी थी जिसमें कोई घोड़े पर बैठा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। कैसे कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ, ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है, मुझसे मोहब्बत कर किसी और से निकाह, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो बुरी तरह चीखने लगी, सामान इधर उधर फेंकती, अपने बालों को नोचती, मैं उसे मार दूंगी, तुम्हें भी मार दूंगी, तुम इसे कबूल नहीं करोगे। वहां बस सामान फेंकने की आवाजें आती रहीं। हवेली के पिछले हिस्से में अली खड़ा था, उसके साथ जैद था। जैद के हाथ में एक फोन, उसने उस फोन को अली की तरफ बढ़ाते हुए कहा, साजिश तो लगती है। अली ने खूनी निगाहों से उसे देखा। जैद ने अपना स्लाइबा गिटका, फिर मुश्किल से बोला, खुदा की साजिश है आपको आपकी मलिका से मिलाने की, वैसे भी वो बिल्कुल आपकी मलिका बनने के लायक है, खूबसूरत उतनी ही बहादुर। अगले ही पल जैद का गला अली के हाथ में था। उसने अपने दांत पीसते हुए जैद को देखा, लगता है बहुत गौर से देखा है उसे। जैद जल्दी जल्दी नमे सिर हिलाने लगा, मेरी मलिका को छोड़ो, तुम्हें तुम्हारी हूरों की मलिका से मिलवाता हूँ। अली की आवाज बहुत ही खूंखार थी। जैद के माथे की नशें उभरने लगी, आंखें फैल रही थीं, सांसें फूल रही। वो खुद को छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा था। कमरे में नयन चौंक उठी, उसने अपने आसपास देखा, वो हाफ रही थी। अचानक से तेज से चीखी, मॉम मॉम डैड डैड वेयर आर यू। नयन उठकर तेज से बाहर की तरफ भागी। CH4 करीबी और डर। जैद जल्दी जल्दी नमे सिर हिलाने लगा, मेरी मलिका को छोड़ो, तुम्हें तुम्हारी हूरों की मलिका से मिलवाता हूँ। अली की आवाज बहुत ही खूंखार थी। जैद के माथे की नशें उभरने लगी, आंखें फैल रही थीं, सांसें फूल रही। वो खुद को छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा था। कमरे में नयन चौंक उठी, उसने अपने आसपास देखा, वो हाफ रही थी। अचानक से तेज से चीखी, मॉम मॉम डैड डैड वेयर आर यू। नयन उठकर तेज से बाहर की तरफ भागी। अब आगे। अली ने जैद को पीछे की तरफ धक्का दिया। जैद तेज तेज सांसें ले रहा था, उसका चेहरा लाल पड़ गया। अली ने गुर्राते हुए कहा, वैसे हूरों की मालिका के सामने तक पहुंच ही गए होगे, आगे ध्यान रखना वरना उनसे मुलाकात भी जो जाएगी। अपनी जलती निगाहों से जैद को देख रहा था। जैद अपने घुटनों पर बैठा, सिर झुकाए गहरी गहरी सांसें भरता रहा। तभी हवेली से किसी के चीखने की आवाज आई। दोनों ने उस तरफ देखा। फर्क इतना था कि जैद ने चौंक कर देखा, वहीं अली के एक्सप्रेशन नॉर्मल थे। हवेली में नयन रूम से निकलते हुए बाहर की तरफ भाग रही थी। उसकी हालत ठीक नहीं थी, डर से सफेद पड़ा चेहरा, कांपते हाथ, वो सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागते हुए आ रही थी।
मॉम मॉम कहाँ हैं आप? आई नीड यू प्लीज कम। नैन की आवाज उस हवेली में गूंज रही थी। नैन ने गेट खोला लेकिन सामने देखते हुए रुक गई। वो सांसें रोके सामने देख रही थी। हवेली की सारी लाइट्स जल उठी, एक के बाद एक रूम के दरवाजे खुले। क्या हुआ है? बाबा सा की तेज आवाज थी। नैन सामने खड़े अली को देख रही थी। उसका एक पैर अभी भी हवा में था जो वो चौखट से बाहर रखने वाली थी। अली ने अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू किए तब नैन के कदम खुद ब खुद पीछे होने लगे। नैन एक टक अली की गहरी काली आंखों में देख रही थी। अली भी नैन की आंखों को देख रहा था। उसकी वो बड़ी बड़ी भूरी आंखें, उन पर तितली के पंख सी फड़फड़ाती पलकें। नैन की आंखें बहुत ही खूबसूरत थी। नैन ने वैसे ही रोते हुए कहना चाहा, मॉम डैड। आवाज गले से नहीं निकली। कुछ तो था। अली की उन काली चमकती आंखों ने उस चमक के आगे नैन कमजोर पड़ रही थी। बेगम परवीन जो अली की मां हैं, उन्होंने नैन के पास आते हुए बोला, क्या हुआ बच्चे, आप डर गए थे? नैन ने पलटकर उन्हें देखा। उन्होंने प्यार से नैन के गाल को छुआ, वो ममता भरा स्पर्श। नैन सिसक सिसक कर रो पड़ी, मुझे मॉम पास जाना है। उन्होंने उलझन में नैन को देखा, किसके पास जाना है? सब नैन को देख रहे थे। नैन ने रोते हुए कहना शुरू किया, मॉम माई मदर, आई हैव टू गो टू माई मॉम, आई एम मिसिंग हर, शी मस्ट बी लुकिंग फॉर मी, आई एम स्कैर्ड हियर, आई डोंट वांट टू स्टे हियर, प्लीज लेट मी गो। नैन तेज तेज रोने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जितने लोग वहां मौजूद थे उनमें से सिर्फ 3 लोग थे जो इंग्लिश जानते थे। 2 चुप थे, वही तीसरे बाबा साहेब। उन्होंने कहा, बहू वो कह रही हैं उन्हें अपनी अम्मी की याद आ रही है, यहाँ डर लग रहा है। बेगम परवीन ने नैन को अपने सीने से लगाया। नैन किसी छोटे बच्चे की तरह सुबकने लगी, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे जाना है, ये बहुत बुरे लोग हैं। बेगम परवीन ने नैन को थपकते हुए बोला, कुछ न हुआ बच्चे, कुछ न हुआ, जा लोग बुरे न हैं, कभी कभी इन्हें बुरा बनना पड़े है। कनक उनके सीने से सिर उठाए मासूमियत से उन्हें देखने लगी। उसने फिर से तेज तेज रोना शुरू कर दिया। वैसे ही बोली, ब्रो वेयर आर यू, प्लीज सेव मी। इमरान साहब, अली के अब्बू। उन्होंने आगे आते हुए बेगम परवीन को देख बोलना शुरू किया, हटाओ इस लड़की को, खुद से दूर करो, बच्ची नहीं है, हमने इसे बांध कर नहीं रखा जैसे घर से भाग कर आए है, वैसे यहाँ से चली जाए, हमें शौक नहीं है अपने घर की बहू बनाने का। अली ने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बनाई। वो कुछ बोलने वाला था कि बाबा साहब की गुस्से से भरी रौबदार आवाज आई, बस इमरान अपनी जुबान को लगाम दें, बहू ही है इस घर की, अब यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, ध्यान रखें भागकर नहीं आई है, तब आइंदा ये बात आपकी जुबान पर नहीं आनी चाहिए। अपनी शॉल ठीक करते उन्होंने अली को देखा, अली अपनी बीवी को अपने कमरे में लेकर जाओ, अब से आपको ही इन्हें संभालना है। अली ने कुछ नहीं कहा, बस नैन का हाथ पकड़ा, उसे वहां से ले जाने लगा। नैन मुड़ मुड़ कर बेगम परवीन को देख रही थी, वो भी नम आंखों से उसे ही देख रही थी। इस वक्त ऐसा लग रहा था एक माँ बच्चे को अलग कर दिया गया हो। उन्होंने नम आंखों से बाबा साहब की देखा, मासूम बच्ची है वो, क्या किया है उसके साथ, किसने किया? सब हालातों का किया धरा है। बाबा साहब अपने रूम की तरफ चले गए। बेगम परवीन ने देखा इमरान साहब गुस्से से तिलमियाए हुए थे, वो उन्हें वहीं छोड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गईं। अली नैन को खींचते हुए अंदर लाया, दरवाजा बंद कर नैन को बेड पर धक्का दिया। किसने कहा था इस हालत में बाहर जाने को, तुम्हें शर्म नहीं है? उसकी दहाड़ती आवाज सुनकर नैन डर गई। वो कांपने लगी थी, रो रो कर आंखें सूज गई, चेहरा गुलाबी पड़ गया। सिसकियों हिचकियों के बीच नैन ने बमुश्किल कहा, घर जाना है, आप बहुत बुरे हो। आवाज में नाराजी थी। अली के गुस्से में इजाफा हुआ। उसने नैन के करीब आकर उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, बहुत बुरा हूं मैं, इतना कि मेरे कहर से लोग बचते नहीं है, तुम तो खुद मेरी आगोश में मेरी बीवी बनकर आए हो, तब तुम पर कितना कहर बरसेगा। नैन अपने दोनों हाथों से अली के चौड़े सीने पर मार रही थी। छोड़ो छोड़ो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, डैड पास जाना है। अली ने नैन के चेहरे को देखा, कट खाकर पीछे हुआ। नैन खांसते हुए उसे देख रही थी। चैन से सो जाओ, ये बोल उसने नैन का हाथ पकड़ उसे लिटाया। नैन बोली, मुझे जाना है। एक ही बात सुन सुनकर अली का दिमाग खराब हो रहा था। उसके ऊपर चादर डालते अपने गुस्से को बमुश्किल काबू कर बोला, तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा तब कल तक वो आ जाएंगे, फिर तुम उनसे मिल लेना, चली भी जाना। नैन ने अपनी नम आंखों से उसे देखा, अली का हाथ पकड़ लिया, आप जाने दोगे? इस सवाल पर अली खामोश हो गया। सवाल इतनी मासूमियत से किया गया था कि वो बस नैन को देखता रहा। धीरे धीरे नैन की पलकें भारी होने लगी। उसने अपनी आंखें बंद की। नैन गहरी नींद में चली गई। अली उसे देख रहा था। नैन ने अभी भी अली का हाथ पकड़े हुए थी। अली का एक हाथ नैन के सिर पर था, एक को नैन ने पकड़ा हुआ था। हाँ, अब नैन की पकड़ ढीली हो चुकी थी। अली को पता ही नहीं चला कब वो नैन का सिर सहलाने लगा, जिससे वो सो गई। अल कहार वहां से उठा, तेज कदमों से बाहर निकला। बाहर जैद उसका ही इंतजार कर रहा था। क्या पता चला? झादे के आसपास वो लोग हैं, अपना दबदबा बनाने के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को डरा धमका रहे हैं। अली ने उसे घूर कर देखा। जैद सकपका गया, उसे समझ नहीं आया उसने क्या गलत किया है। अली ने अपने जबड़े कसते हुए कहा, क्या बकवास की है? जैद खामोश हो गया। ओह, वो तो उस फोन में था, सारा का सारा सब कुछ। जैद को कुछ याद आया। कदमों की आहट गायब हो गई। वो दोनों वहां से चले गए थे। नयन शीशे के सामने बैठी थी। उसके सामने कुछ लिबास और सोने के जवाहरात सामने रखे थे। लिबास सुर्ख था। नयन के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। वो ऐसे बैठी कि उसमें कोई जान ही न हो। पीछे रोशनी खड़ी थी। वो नयन को टीका लगाते हुए नयन के खूबसूरत चेहरे को देख रही थी। तुम खूबसूरत तो बहुत हो, बस उसे लुभा नहीं सकती। उसे लुभाना आसान नहीं है। वो लड़कियों को नहीं देखता, उसे बेहया लड़कियां पसंद नहीं है। न जाने क्यों नयन का खून जला था। उसका वो सफेद चेहरा गुस्से से लाल हुआ था। अंदर शायद कुछ जला था।
अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर एक नज़र उस लड़की को देखा। जामनी कलर के गरारा फ्रॉक में दुपट्टा अच्छे से सिर पर रखा हुआ, बालों की कुछ लिटे चेहरे पर आ रही थी। चेहरे पर मकअप नहीं था, फिर भी होंठ गुलाबी लग रहे थे। रंग काफी साफ था, नाक नक्श भी अच्छे, लेकिन उसकी वो आंखें अली की तरह थी, लेकिन वो चमक नहीं थी जो कहार। नयन को गुस्सा बढ़ा था। उसने खुद से कहा, इसकी आंखें उसकी तरह है, लेकिन क्यों? आज 3 दिन हो गए हैं उसकी शादी को, लेकिन उसके घर से अभी कोई नहीं आया था। मायूसी चेहरे पर छाने लगी। आंखें बंद कर बोली, मॉम डैड, क्या आपको नहीं पता आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है? तभी वहां बेगम परवीन आई। रोशनी जो एकटक नयन के चेहरे को देख रही थी उसे आवाज दी। पहली दफा में रोशनी ने नहीं सुना। बेगम परवीन ने रोशनी को आवाज दी। रोशनी, इस बार रोशनी ने चौंक कर देखा था। जी जी अम्मा, सब हो गया। हाँ, लेकिन इन्होंने गहने नहीं पहने हैं। बेगम परवीन नयन के पास आई। बेटा, उन्होंने नयन के सिर पर हाथ रखा। क्या हुआ? नयन ने मुंह बनाया। आंटी, मुझे शॉप नहीं बनना है। क्या नहीं बनना? मतलब मुझे गहनों की दुकान नहीं बनना है। ये इतने सारे, वो भी गोल्ड के, येलो येलो। वो हंसी थी। नहीं पहनना? नयन ने मासूमियत से नमे सिर हिलाया। अच्छा, तब सिर्फ ये एक पहन लो। उन्होंने उसके सामने एक सेट किया। सोने का ही था, लेकिन उन सब से अलग, बहुत ही नाजुक खूबसूरत था। नयन के होठों पर मुस्कान आई। ये अच्छा है। रोशनी भी चमकती आंखों से उसे देख रही थी। शायद उसके दिल में भी उस सेट को पाने की चाह थी। जब बेगम परवीन उसे नयन को पहनाने लगी, रोशनी की आंखें मायूस हो गई। उसकी वो चमक अचानक गायब हुई। वो सेट नयन के गले में आकर और खूबसूरत लग रहा था। बेगम परवीन नयन की तारीफ कर रही थी, वो बस मुस्कुरा रही थी। रोशनी 4 दिन से देख रही थी। नयन बेगम परवीन माँ बेटी की तरह रह रही थी। कोई था जिससे नयन बात करती थी, जिसकी बात मानती थी, वो बस बेगम परवीन थी। दरवाजा खुला। उन तीनों ने उस तरफ देखा। नयन के सामने बेगम परवीन थी। तब वो नहीं देख सकी कौन है। बेगम परवीन ने कहा, आप कुछ देर में नीचे आए। ये बोल वो वहां से चली गई। नयन ने गर्दन सीधी कर अपने अक्स को शीशे में देखा। अपने अक्स के साथ उसे कोई और भी दिख रहा था। नयन ने झट से नजरें झुका ली। उस दिन का अली का किया नयन आज भी नहीं भूली थी। वो उससे डर चुकी थी। अली अपने कदम बढ़ाते हुए नयन की तरफ आना शुरू किया। नयन डर से उस कुर्सी पर सिमट रही थी। अचानक से अली नयन पर झुका। नयन ने अपनी आंखें भींच ली। उसे अली के हाथ अपनी गर्दन पर चलते महसूस हो रहे थे। नयन का शरीर कांप उठा। उस छुअन से नयन के दिल की धड़कन बढ़ी थी, बहुत तेज, पल पल बढ़ ही रही थी। CH5, तुम जलना चाहती हो? अब आगे आप क्या कर रहे हैं? अपनी आंखें भींचे तेज सांसों के बीच कांपती आवाज में नयन यही सवाल कर पाई थी। उस हार पर चलते अली के हाथ रुक गए। उसने सिर उठाकर नयन को देखा। दोनों के चेहरे बहुत करीब थे, इतने कि नयन को अली की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। अली एक टक नयन की बंद पलकों को देख रहा था। उसका वो खूबसूरत चेहरा और खूबसूरत लग रहा है। अली ने अपने लंबी उंगलियों को नयन की थोड़ी तक छुआ। नयन अली का चेहरा नहीं देख रही थी, वो सामने लगे शीशे में देख रही थी, जिसमें वो और अली बहुत करीब दिख रहे, इतने करीब कि ऐसा लग रहा था जैसे किस कर रहे हों। नयन ने झट से अली का हाथ पकड़ा। मत करें। दिल बुरी तरह धड़का था, जैसे अभी बाहर आ जाएगा। जानती ही तुम्हारे गले में क्या है? नयन ने आंखें छोटी कर अली को देखा, जैसे किसी बेवकूफ को देखा। नयन ने हाँ में सिर हिलाया। नेकलेस है। किसका है? अब उसने न में सिर हिलाया। अली सीधा हुआ। अच्छा लग रहा है। ये बोलता वो दरवाजा खोलकर चला गया। नयन हैरानी से देखती रही। पहली बार इतनी शांति से उससे कोई बात करके गया था। नयन ने अपने गले को छुआ। अली के उंगलियों की गर्माहट अभी भी उसे महसूस हो रही थी। ओफ खुदाया, मुझे यहाँ से निकाल ले, वरना मैं इस मर्द की खूबसूरती के मायाजाल में फंस जाऊंगी। अली कमरे के बाहर आया। वहाँ रोशनी खड़ी थी, अपनी भीगी लाल आंखों से अली को देखती, आंखें आंसुओं को रोकने की वजह से बेहद सुर्ख हो रखी, चेहरा गुस्से से जल रहा था। तब तुमने उसे अपना मान लिया, कबूल कर लिया उसे? आवाज में बेहद गुस्सा था। अली के बढ़ते कदम रुके। उसने बिना पलटे गर्दन मोड़कर देखा। उसकी आंखों को देखकर रोशनी 2 कदम पीछे हुई। अली कुछ बोलता कि बाबा साहब ने उसे पुकारा। वो तेज कदमों से वहां से चला गया। रोशनी खिड़की को पकड़े खड़ी थी, गुस्से में हाथ मसलती। तुम जलना चाहती हो? जैद उसके पीछे था। रोशनी ने बिना पलटे कहा, उसके लिए मैं आग के दरिया में कूद जाऊं? जैद हंस, वो तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। ये ख्वाब है तुम्हारा, बल्कि वही खड़े होकर तुम्हें जलते देखेंगे। ये बोल वो हंसता हुआ चला गया। रोशनी अपनी आंखों में तपिश लिए उसे देखती रही। वक्त आने पर सबको मैं बताऊंगी कि रोशनी क्या कर सकती है। वो वहां से नयन के रूम में आई। नयन दरवाजे तक आ गई थी। रोशनी ने नयन को घूरते हुए कहा, चलो। नयन बोली, नहीं जाऊंगी। रोशनी ने गुस्से में उसे देखा। नयन का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए बोली, नौटंकी नहीं चलेगी तुम्हारी। नयन ने उसका हाथ झटका। ओ हेलो, हुआ यू? तुम्हारे कहने पर क्यों जाऊं? नहीं जाऊंगी मतलब नहीं जाऊंगी। रोशनी को नयन की आधी बात समझ में नहीं आई, फिर भी वो उसे जताना नहीं चाहती थी। चुपचाप चलो। नयन ने गुस्से में उसे देखा। समझ नहीं आता, एक बार में नहीं जाऊंगी। वो वापस रूम में चली गई। रोशनी ने दांत पीसते हुए नयन को देखा, पैर पटकते हुए वहां से चली गई। नीचे आए तब हॉल में 2 जगह बनाई गई थी, बीच में पर्दे थे। एक तरफ सारे मर्द, दूसरी तरफ औरतें। रोशनी ने औरतों के बीच में बेगम परवीन को ढूंढा। वो उसे कुछ दूर पर अपनी जेठानी और देवरानी के बीच में मिल गई। अम्मा, उन्होंने पलट कर देखा, फिर गुस्से में बोली, तुम्हें नयन को लेने भेजा था ना, यहाँ क्या कर रही हो? रोशनी ने गुस्से का घूंट पीकर रह गई। वो नहीं आ रही है, जिद पर अड़ी है। आप लोग तामझाम कर रहे हो, वो न बहू बनने को तैयार है न बीवी। एक बेगम परवीन ने घूर कर उसे देखा, फिर ऊपर की तरफ चली गई। वो ऊपर आई। नयन मुंह फुलाए बैठी थी। उन्होंने कहा, नयन ये क्या है? आप नीचे क्यों नहीं आए? सब मुंह दिखाई के लिए वेट कर रहे हैं, आज ही वलीमा भी है। नयन ने नाराजगी से उन्हें देखा। क्यों जाऊं? आप जानती है न ये सब क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, फिर ये सब क्यों कर रही है? मुझे जाना है यहाँ से।
उन्होंने नाराजगी से नयन को देखा, फिर सख्त लहजे में बोली, ये क्या हरकत है? आप जानती है आप इस घर की बहू हैं, अब आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हैं, यही रहना है सारी जिंदगी। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा ले, नीचे खानदान वाले इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारा नहीं अल कहार की बेगम का। आपको क्या लगता है ये सब क्यों हो रहा है? इस इलाके के उस इज्जत और रुतबे के लिए जो यहाँ के सुल्तान की बीवी का होना चाहिए, लड़कियां दुआएं कर करके मरती है उसे पाने को, तब अपने दिमाग की ठीक करे नीचे आए। उनका लहजा बेहद सख्त था, इतना कि नयन को वो आज अलग लगी। उसकी आंखों ने आंसू आ गए। उन्होंने नयन के चेहरे को छोड़ा। उसके चेहरे को देखते हुए बेगम परवीन की वो सख्ती, वो गुस्सा जैसे कहीं गायब हो गया। उन्होंने आगे बढ़कर नयन को अपने सीने से लगा लिया। मेरी बेटी। उसके सिर पर हाथ रख उन्होंने प्यार से कहना शुरू किया, बेटा कुछ फैसले इंसान के हाथ में न होवे हैं, ऊपर लिखे जाते हैं। हम तो उसके हाथ की कठपुतली हैं, जो वो करेगा वो होवेगा। नयन ने उन्हें हक कर लिया, उनके पेट पर सिर टिकाते हुए बोली, मैं क्या करूं? मुझे डर लग रहा है। सब खुदा पर छोड़ दो, बच्चा जो होना होवेगा हो जाएगा। ये बोल वो वैसे ही रही। कुछ देर बेगम परवीन उसे पुचकारती रही, फिर नीचे लेकर आई। अब नयन को घूंघट कर दिया गया था। नीचे लाकर नयन को बिठाया। नयन को कुछ नहीं दिख रहा था। नयन का मुंह बन गया। उसने बेगम परवीन का दामन खींचा। उन्होंने सिर झुकाकर नयन को देखा, हौले से बोली, क्या हुआ? ये हटाओ, मुझे घुटन हो रही है, मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है, मुझे सब देखना है। अरे कुछ पल तो रुको। नहीं रुका जा रहा, इतनी अच्छी अच्छी खाने की खुशबू आ रही है। बेगम परवीन को हंसी आई। उन्होंने खुद को रोकते हुए कहा, बस कुछ देर रस्म होनी है, उसके बाद मर्द लोग चले जाएंगे, तब आपका घूंघट हटा दिया जाएगा। नयन ने अपना घूंघट थोड़ा सा ऊपर किया, फिर बेगम परवीन को नीचे होने का इशारा किया। वो नीचे झुकी, अपना कान नयन के होठों के पास किया। नयन ने उनके गाल पर किस करते हुए बोला, थैंक यू। उन्होंने हैरानी से नयन को देखा। बेगम परवीन के गाल गुलाबी हो गए। उन्होंने मुंह खोले नयन को देखा। बेशर्म लड़की, ये क्या था? नयन मुस्कुराते हुए बोली, आप बहुत अच्छे हो। बेगम परवीन शर्माते हुए दूसरी तरफ देखने लगी। लगता है सास बहू में बहुत प्यार उमड़ रहा है। इस आवाज पर नयन ने आंखें मटकाई। कौन है ये? मेरी बेटी है, बहुत प्यारी बच्ची है आपा। वो औरत पान चबाते हुए बोली। ध्यान से परवीन, बहू कभी बेटी नहीं हो सकती है, आजकल की बेटियां भी साथ ना देवे है। ये तो फिर भी बहू है। खैर तुम्हारे ठाट के दिन आ ही गए। आराम से खटिया पर बैठ हुक्म चलाना, घर के सारे काम बहू करेगी। ये सुनते ही नयन के चेहरे पर 12 बज गए। उन्हें इग्नोर करते हुए बेगम परवीन ने रोशनी को देखा। भाई साहब और बाबा साहेब को बुला लो। रोशनी ने हाँ में सिर हिलाया। बाबा साहेब की आहट सुन सारी औरतों ने अपना चेहरा ढक उनसे पर्दा कर लिया। नयन को शरारत सूझी। वो घूंघट लंबा कर अपना सिर गोल गोल घुमाने लगी। बेगम परवीन ने अपना सिर पीट लिया। धीरे से सरगोशी की, सीधे बैठो। उन्हें नयन के हंसने की आवाज आई। वैसे ये काफी एक्साइटिंग है, मुझे एक्साइटमेंट हो रही है, आगे क्या होगा? अपनी एक्साइटमेंट के आगे एक बार फिर नयन पीछे का सब भूल गई। बाबा साहेब आए। इनके पीछे उनके बड़े बेटे इरफान खान, साथ में दोनों छोटे बेटे रहमान खान और इमरान खान, सबके हाथ में तोहफे थे। बाबा साहेब ने कुछ पढ़ते हुए नयन के सिर पर हाथ रखा। अपना सिर उठाकर उन्हें देखने की कोशिश करते हुए नयन बोली, आप मुझ पर वशीकरण कर रहे हो? एक साथ हंसने की आवाज आई। काफी देर से ये हो रहा था। बाबा साहेब ने कुछ तोहफे नयन की गोद में रखे। बेगम परवीन ने कहा, नयन सलाम करो। नयन ने उन्हें सलाम किया। उसकी अरबी की आवाज़ बहुत ही अच्छी थी। सब मुस्कुरा दिए। रोशनी नयन का घूंघट हटाने लगी, तब बाबा साहेब ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। बाकी तीनों ने भी नयन को तोहफे देते हुए दुआएं दी। इमरान साहब ने उसकी गोद में एक बॉक्स डालते हुए कहा, मेरे बेटे की जिंदगी से जल्द निकल जाओ। बेशक, क्यों नहीं, बस आप इंतजाम कर दें। सब हैरानी से उसे देख रहे थे। इमरान साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नयन पर कोई असर नहीं था। वो दन्नाते हुए वहां से चले गए। सबको इतना समझ आ गया था कि ये लड़की बहुत बोलती है। उन सब के जाने के बाद एक एक कर सब औरतों ने नयन की मुंह दिखाई की। सब नयन की खूबसूरती को तारीफ कर रहे थे। उन्होंने पूरी गली में आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। एक लड़की ने कुछ पैसे नयन की मुंह दिखाई में उसे दिए, फिर उसके पास ही बैठ गई। नयन ने रोशनी को देखा, अपनी गोद में रखे गिफ्ट्स की तरफ इशारा किया, इन्हें हटाओ, बहुत भारी है। सब उसकी मासूमियत को देख रहे थे। एक औरत ने नयन का चेहरा अपने तरफ किया, बहुत ही खूबसूरत नायब मासूम चांद है अली का, इसे बड़ा संजो कर रखना होगा अली को। वो लड़की जो नयन के पास बैठी थी बोली, मैं अली भाई की बहन हूँ, बुशरा उनके ताया की बेटी, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। नयन ने मुस्कुरा कर उसे देखा, तभी दादू ने मेरा नाम नयन रखा है। उसने नयन के कान के पास आकर सरगोशी की। भाई को देखा? नयन ने उसे देखते हुए नॉर्मल आवाज में बोला, मैंने आपके किसी भाई को नहीं देखा। उस लड़की ने जबरदस्ती की मुस्कान के साथ बाकी सबको देखा, थोड़े से हटे पर्दे की तरफ इशारा किया। नयन ने झांका। सामने अल कहार खड़ा कुछ लोगों से बात कर रहा था। नयन अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए उसे देखने लगी। काली शेरवानी में वो बहुत हैंडसम लग रहा था। अच्छे शूज, हाथ में वॉच, अच्छे से सेट बाल, विदाउट एक्सप्रेशन फेस वो के खड़ा था। इस महफिल में सबसे अलग। उसे देखकर कोई नहीं कहता वो इतने पिछड़े गांव का लड़का है। इस वक्त साइड से अली की जॉलाइन दिख रही थी। अलकहार किसी महल के राजकुमार जैसी शख्सियत रखता था। उसकी इस शख्सियत से सब कायल थे। नयन पर भी उसका असर हो रहा था। अली को किसी की नजरों का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा। नयन झट से उस लड़की के पीछे हो ली। अपने थंब से माथे को रब करता वो पलट गया। कुछ देर में नयन अली को एक साथ जमीन पर बिठाया गया था। उनके मुंह जुटाई की रस्म होनी थी। उनके आगे बहुत सी मिठाइयां रखी हुई थीं। नयन एक्साइटेड होकर सब देख रही थी। अचानक से ये एक्साइटमेंट जैसे कहीं गायब हो गई। उसकी जगह उदासी छा गई। अली गौर से नयन का चेहरा देख रहा था, फिर रुख मोड़ कर जैद से कुछ कहने लगा।
अली की ताई फातिमा बी ने कहा, रियली अपनी बहू को मीठा खिला, तुझसे मीठा मीठा ही बोलेगी। अली ने रैंडमली एक पीस उठाकर नयन की तरफ बढ़ाया। नयन ने अपना मुंह फेर लिया। अली को हाथ को पकड़ दूर किया। अली ने अपने दूसरे हाथ की मुट्ठी बनाई। नयन ने कहा, इसका कलर अच्छा नहीं है। सब हैरान हुए, फिर हंस पड़े। अली को यह सब जहर लग रहा था, लेकिन उसे करना था। अली ने दूसरा पीस उठाया। ये बहुत बड़ा। ताई बोली, बड़ी नखरेबाज लौंडिया है, एक न चलने दे रही अपने दुल्हा की, अभी बारात हुई है, अभी चपर चपर बोल रही है। अली ने तीसरा पीस उठाया। इसमें स्वीटनेस ज्यादा होगी, कैलोरी बढ़ जाएंगी। वो पाउट बनाए अली को देख रही थी। जैद, जहर लाओ। जैद हैरान हुआ। नयन फटी आंखों से अली को देखने लगी। वो वहां से भागने को हुई। बेगम परवीन ने कहा, कुछ नहीं करेंगे। नयन ने कुछ कहने के लिए बोला कि अली ने नयन के मुंह में मिठाई डाल दी। नयन ने मुंह बना लिया। नीचे बैठे लोग हंस पड़े। नयन अब अपनी पसंद से अली की बोल बोल कर खाने लगी। अली बस उसकी बात मान रहा था। अब नयन की बारी थी। उसने मुस्कुरा कर अली को देखा। उसके दिमाग में खुराफात चल रही थी। एक बड़ा सा रसगुल्ला उठाया, तभी रोशनी में कहा, उसे ज्यादा मीठा नहीं पसंद। अपने दांत पीसते हुए नयन ने उसे देखा था, लेकिन कहा कुछ नहीं। जैसे ही अपना हाथ अली के मुंह के पास लेकर गई, तेज से गेट खुलने की आवाज आई। कोई किसी आदमी को पीटते हुए अंदर की तरफ आ रहा था। नानू। इस आवाज पर नयन ने चौंक उस तरफ देखा। अपना हाथ पीछे करने को हुई कि अली ने नयन का हाथ पकड़ उसके हाथ में मौजूद रसगुल्ला पूरा खा लिया। किसी ने पर्दे को हटाया। नानू, CH6, मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा, अब आगे। नयन ने झटके से आप हाथ छुड़ाया। आवाज की तरफ बदहवास सी भागी। जान, जान, मैं यहाँ हूँ। सब हैरानी से उसे देख रहे थे। एक लड़का पर्दा हटाकर अंदर आया। सारी औरतों में खलबली मच गई। एक न महरम इधर आ गया है। अली ने जानलेवा नजरों से उसे देखा। जैद, सारी औरतों को यहाँ से निकालो। नयन अपने सामने खड़े इंसान को देख रही थी। आंखें भर आई। वो झट से उसके गले से लग गई। जान, जान, तुम कहाँ थे? मैंने कितना वेट किया, तुम लेट हो गए। उस लड़के का चेहरा अपने हाथों में लिए नयन रोते हुए बोल रही थी। वो लड़का अपना गुस्सा जब्त किए नयन के सिर को सहला रहा था। वो लड़का जिसने ब्लैक पंथ फुल स्लीव्स ग्रे टी शर्ट पहनी थी, बिखरे बाल, चेहरे पर गुस्सा, आंखों में नफरत लिए वो अपने आसपास खड़े लोगों को देख रहा था। नयन को ऐसे उसके सीने से लगे देख वहां खड़ी औरतें मुंह पर हाथ रखे खड़ी थी। उनकी नज़र में नयन एक गैर मर्द के करीब थी, जो गलत था। उस लड़के ने अपने आप को शांत रखने की कोशिश करते हुए प्यार से नयन के गाल को छूते हुए कहा, नानू अब आ गया ना, अब कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। नयन ने तेज तेज हाँ में सिर हिलाते हुए कहना शुरू किया, मुझे जाना है यहाँ से, मुझे अपने घर जाना है। हम चलेंगे नानू, हम यहाँ से चलेंगे, तुझे लेने ही आए हैं हम। फातिमा बी ने आगे आते हुए कहा, कौन हो तुम और हमारे घर की बहू से क्यों बात कर रहे हो? उस लड़के ने अपनी लाल आंखों से फातिमा बी को देखा। आगे उनके मुंह से कोई अल्फाज नहीं निकले। डर से वो चुप हो गई। अपना हाथ उठाकर बोला, मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पसंद कोई बीच में बोले। फातिमा बी एक झुरझुरी लेकर रह गई। बेगम परवीन नयन के पास आई। बेटा कौन है ये, तुम इस तरह सबके सामने? नयन ने अपने आंसू साफ किए। ये मेरा भाई है मिर्जान, मुझे लेने आया है। नयन की बात सुन बेगम परवीन ने रोशनी से कहा, मेहमानों के बैठने का इंतजाम करो। उन्होंने नयन की तरफ अपना रुख किया। आपसे किसने कहा आप यहाँ से जा रही हैं? नयन बोलती उससे पहले आवाज प्रिंसेस। ये सुनकर नयन झट से पलटी। कुछ दूरी पर उसके डैड खड़े थे, सुल्तान खान। नयन अपनी जगह खड़ी तेज तेज रोने लगी। वैसे वो उन्हें 1 महीने बाद देख रही थी, पर याद बहुत पिछले 4 दिन से किया था। ये 4 दिन की दूरी उसे 4 दुनियाओं की दूरी की तरह लग रही थी। सुल्तान साहब अपनी बेटी को देख रहे थे। वो उनकी झल्ली सी बेटी एक नई नवेली दुल्हन की तरह खड़ी थी उनके सामने, उनकी राजकुमारी किसी और के आंगन में। सब भूलकर वो तेजी से नयन की तरफ बढ़े, उसे अपने सीने से लगा लिया, शिद्दत से नयन के माथे को चूमा। मेरा बेटा कैसा है? मैं ठीक नहीं हूँ पापा। नयन बिलक बिलक कर उनके सीने से लगी, रोने लगी। वो उसे थपकते रहे। उनके सीने से लगे ही नयन ने सारी कहानी बयां कर दी। मिर्जान अपने हाथ की मुठियां बनाए सब सुन रहा था। जिस बहन को उन्होंने नाजों से पाला था, जिसके एक आंसू पर सारा घर बेचैन हो उठता था, आज वो ऐसे रो रही थी। मेहमान जा चुके थे, जो घर वाले थे वहीं वहां मौजूद थे। घर वाले ही एक महफिल की तरह लग रहे थे। सुल्तान साहब की आंखें भीग चुकी थी। वो बस नयन के संभालते अपने आंसुओं को जब्त कर रहे थे। प्रिंसेस, उनके बोलने पर नयन ने सिर उठाकर देखा। डैडा? हाँ मेरा बच्चा, डैड आ गए ना, अब सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा डैड, भाई सब ठीक कर देंगे। सुल्तान साहब ने नयन के आंसू साफ किया। उसकी सफेद रंगत रो रोकर लाल पड़ गई थी। बड़ी बड़ी पलकों पर आंसू की बूंदें थी। गहरी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। तभी किसी की आवाज आई, सल्लू क्या नयन यहाँ मिली? नयन ने जल्दी से उस तरफ देखा। एक 65 बरस के आदमी के साथ उसकी मॉम आ रही थी। चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, आंखें सूजी हुई। उनके आने पर वहां मौजूद मर्दों ने अपनी अपनी नजरें फेर लीं, क्योंकि उनकी नजर में नयन की मॉम ने काबिले इतराज लिबास पहना हुआ था। एक एक घुटनों तक आती ड्रेस, जिसका पीछे का गला बहुत गहरा था। बालों का बिखरा जुड़ा बनाए अपने फोन में वो कुछ देख रही थी। फातिमा बी ने अपने कानों पर हाथ रखा। तौबा तौबा, कैसा लिबास है ये, पूरा पीठ दिख रहा है। नयन ने उन्हें पुकारा, मॉम। शबीना नाज ने सिर उठाकर देखा। सामने उनकी जान से प्यारी बेटी थी। वो तेजी से उसकी तरफ लपकी, मेरी बच्ची। नयन उनके सीने से लिप गई। आई मिस्ड यू मॉम, आई मिस्ड यू सो मच। बारी बारी नयन के चेहरे को चूमती उन्होंने नम आवाज में कहा, आई ऑल्सो मिस्ड यू बच्चा, मॉम लव्स यू सो मच। वेयर वर यू स्टक? यू शुड हैव टोल्ड मॉम यू वर कमिंग हियर। नयन ने रोते हुए बोला, आई एम सॉरी मॉम। अब जाकर शबीना नाज ने नयन के कपड़े, उसके चेहरे पर ध्यान दिया। ये क्या पहना है तुमने? ये हरी चूड़ियां, ये गहने, ये सब क्या है नयन?
नयन का रोना बढ़ गया। उसने दादाजी की तरफ अपनी फिंगर करते हुए अपने दादू से शिकायत की, दादू उन्होंने मेरी शादी अपने ग्रैंडसन से करा दी। शबीना नाज ने शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला, व्हाट आर यू सेइंग? नयन ने हाँ में सिर हिलाया। नयन के दादू जो उनके साथ ही खड़े थे अपने आंखों में गुस्सा लिए उन लोगों की तरफ मुड़े। साफ रंग, हल्की दाढ़ी, तवदार मूछें, एक बिजनेस सूट में वो रौबदार शख्सियत के मालिक लग रहे थे। इमरान साहब ने बाबा साहब की तरफ देखते हुए बोला, बाबा साहब ये कौन लोग हैं जो यहाँ आकर तमाशा कर रहे हैं? वहीं नयन के दादू उन्होंने बाबा साहब की तरफ देखा, मुठियां भींच गई, चेहरे पर सख्ती उतर आई, जबड़े कसे वो आगे बढ़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची के साथ ये सब करते हुई? उन्हें चीखते हुए देखकर उनसे भी तेज एक आवाज वहां गूंजी जिसने कुछ पल को सबको चौंका दिया। आवाज नीचे, इस हवेली में आवाज नीचे कर बात की जाती है। सबने एक साथ उसकी तरफ देखा। कदम कदम उठाता वो बाबा साहब के पास आकर खड़ा हुआ। इस वक्त वो शैतान लग रहा था। वो स्याह आंखें ज्वालामुखी सी तपती लग रही थी, लाल तपता चेहरा। नयन जल्दी से मिर्जान के सीने से लग गई। डर से उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा था। उसे न जाने क्यों अल कहार को देखते ही खौफ आने लगता। अल कहार अपने बाबा साहब के साथ खड़ा सामने खड़े नयन के दादा को देख रहा था। चेहरे पर सख्ती थी। बाबा साहब ने उसे रोकते हुए कहा, रहने दो अल कहार, ये तुम्हारी ससुराल वाले हैं, इज्जत देने वाले लोग। उन्होंने तेज आवाज दी। जैद। जैद ने जल्दी से आगे आते हुए बोला, जी हुजूर। मेहमानों की बेहतर खातिरदारी के इंतजाम किए जाएं। जी बिल्कुल हुजूर, अभी कराता हूं। ये बोलते हुए जैद वहां से चला गया। बाबा साहब ने मुस्कुराते हुए उन्हें देखा। बैठकर तफसील से बात करते हैं, तुम्हारी पीपोती इस घर की बहू है आखिर। बाबा साहब के चेहरे पर संजीदगी और होठों पर मुस्कान थी। इससे उलट उन्होंने सख्त लहजे में कहा, अल्ताफ खान को कायरों से बात करने की जरूरत नहीं है, रहमान मेरी बेटी को यहाँ से ले जाने आया हूँ। अल कहार के जिस्म में कट सी फुर्ती आई थी, लेकिन बाबा साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने एक नज़र डरी सहमी अपनी भाई के आगोश में छिपी नयन को देखा। सबकी वजह यही तो थी। इस वक्त उसे शदीद गुस्सा आया था जो उसकी आंखों से साफ बयां हो रहा था। बाबा साहब ने बोला, तुम्हें मैं कायल लगता हूँ? मुझे मैं समझदार, जो हुआ है पहले उसे जान लो, उसके बातें अपनी बहादुरी दिखाना। अल्ताफ, इस निकाह की एक वजह है। ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते अब्दुल रहमान को मजबूर होना पड़ा है? आखिर कैसे तुमने एक शहर की लड़की को अपने घर की बहू बना लिया? अब तुम्हारी राय शहर वालों के लिए बदल गई है? बाबा साहब ने कुछ जवाब नहीं दिया। मेहमान औरतों को जनान खाने में ले जाओ। सुल्तान साहब ने आगे आते हुए कहा, हम ये सब करने नहीं आए हैं, हमें हमारी बेटी को लेकर जाना है। चलिए पापा, ये बोल नयन का हाथ पकड़ उन्होंने शबीना नाज को इशारा किया, वहां से जाने लगे। बाबा साहब ने अल कहार को देखा, तुम्हारी बीवी है वो, इस घर की इज्जत। वो आगे बढ़े। नयन की फैमिली गेट तक पहुंची। न जाने क्यों नयन ने पलटकर देखा, उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही थीं। उसे खुद समझ नहीं आया वो किसे ढूंढ रही है, शायद बेगम परवीन को या किसी और को जो अब वहां नहीं था। अचानक से उनके सामने हाथों में बड़े बड़े डंडे लिए लोग आकर खड़े हो गए। बाबा साहब ने कहा, अल्ताफ अपनी बहू को तुम्हें ऐसे न लेकर जाने देंगे, इसलिए बेहतर होगा रुक जाओ। नयन को डर लग रहा था, उसने अपने बाबा का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। बेगम परवीन ने नयन को आवाज दी, नयन। नयन के कदम रुक गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वहीं तो थी जिन्होंने उसे मां सा प्यार दिया। नयन ने सिर झुकाए रखा। तभी उसके दादू बोले, सुल्तान हमें बात करनी चाहिए। मिर्जान ने उखड़ते हुए बोला, हम कोई बात नहीं करेंगे इन लोगों से। दादू ने उसे देखा, आराम से बच्चे बात करने से कुछ गलत नहीं होता है। शबीना बेगम ने बुरी तरह बिगड़ कर बोला, कम ऑन पापा, हम क्यों बात करेंगे, हमें इन्हें पनिश करना है, देख रहे हैं क्या हालात की है हमारी बेटी की। सुल्तान साहब ने बोला, पापा सही कह रहे हैं, हमें बात करनी चाहिए। इरफान साहब ने कहा, तब आपका दिमाग ठिकाने पर आ गया, इन्हें लेकर जाओ, मर्दों के बीच औरत का कोई काम नहीं है। शबीना नाज ने इरफान साहब को बुरी तरह घूरा, उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मेरी बेटी है, उसकी लाइफ का सवाल है, बात तो मैं ही करूंगी, तारांकन। उनका लहजा बेहद सख्त पुरेतिमाद था, चेहरे पर संजीदगी ऐसी कि इरफान साहब भी कुछ न बोल सके। वो सब उस तरफ बढ़े जहां बैठने की जगह थी। वहां तख्त और कुछ पलंग पड़े थे, सामने ही एक कुर्सी जो बाबा साहब की थी। नयन बेगम परवीन को देख रही थी जो कुछ खफा खफा सी लग रही थी। नयन मिर्जान की गोद में बैठने लगी। बेगम परवीन ने उसे आंखें दिखाई, यहाँ ये सही नहीं था। नयन साइड में बैठ गई। तब मिर्जान ने उसे अपने से लगाते हुए पूछा, क्या हुआ? नयन ने उसके हाथों में हाथ डाल उसके आम पर सिर टिकाकर बोला, भाई नहीं आए। बाबा साहब और दादू आमने सामने बैठे थे। अल कहार वहां नहीं था, जाने कहाँ गायब हो गया था अचानक से। बाबा साहब बोले, तुम्हारी पोती यहाँ आपने कुछ दोस्तों के साथ तफरी करने के लिए आई थी, यहाँ के हिसाब से न उनका आना सही था, नहीं उनका तरीका, नहीं उनका लिबास, यहाँ आने से पहले। दादू ने बदमिजाजी से उन्हें देख एक एक शब्द चबाते हुए कहा, क्यों यहाँ आने से पहले पीएम से परमिशन लेनी चाहिए थी, या यहाँ इंसान नहीं रहते हैं? बाबा साहब ने अपना गुस्सा मुश्किल से जब्त किया था, फिर खुद को शांत करते हुए बोले, फिलहाल जो भी हुआ हो, अब तुम्हारी पोती मेरे घर की बहू है, उसे यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। शबीना नाज ने खड़े होते हुए गुस्से में कहा, प्रॉब्लम तब होगी जब वो यहाँ रहेगी, एक्सकेटली वो यहाँ नहीं रहेंगी। नयन झट से खड़ी हुई, सामने देखा, होठों पर एक मुस्कान आई, साथ ही वो बुदबुदाई, हमजा बेबी। ये बोलते हुए नयन उसके तरफ भागी। कितना परेशान थी वो कल से हमजा के लिए। नयन जैसे ही हमजा के करीब पहुंची, हमजा आगे बढ़ा नयन को गले लगाने को। उसी वक्त किसी ने नयन का हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींचा। नयन किसी के सख्त सीने से टकराए। CH7 हक, अब देखो कितनी करीबी बढ़ती है, अब आगे। नयन झल्ला कर रह गई, उसने अपने नाक को सहलाया, बहुत जोर की लगी थी उसे। क्या है?
हमजा बेबी, 2 दिन में तुम्हारा चेस्ट पत्थर जैसा कैसे हो गया? ये बोलते हुए नयन ने सिर उठाकर देखा था। उसकी आंखों के सामने अल कहार था। नयन की आंखें हैरानी से फैली। वो 2 कदम पीछे होना चाहती थी कि अली ने उसे बाजू से पकड़ सही से अपने सामने किया। तपती निगाहें नयन पर ही थीं। अली की हाइट नयन से बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो सिर उठाकर उसे देख रही थी। तुम गड़ी में हो तब यहाँ पर मर्दों से कुछ फासला बनाकर रखो। एक शब्द पर जोर देता अली नयन को जानलेवा नजरों से घूर रहा था। नयन को बुरा लगा। उसकी आंखें भर आई। उसे अपने हाथ में दर्द महसूस हो रहा था। उसने वैसे ही कहा, दर्द हो रहा है। अली ने नयन का बाजू छोड़ा। नयन ने उसके हाथ को अपने बाजू पर चलते महसूस किया, जिसे महसूस कर नयन ने झुरझुरी ली। अली नयन को बाजू से पकड़े आगे लेकर बढ़ गया। नयन उसके साथ चलती रही। आपको पता है आप बहुत गंदे हो, पहली बार नयन ने शिकवा किया था। अली ने एक नज़र नयन पर डाली। कुछ पल गहराई से नयन को देखता रहा। दिल में कुछ हुआ था। सच में आज नयन हूरों की मालिका लग रही थी। अपनी नजरें फेरता बस हम बोला। नयन ने आंखें बड़ी बड़ी कर उसे घूरा। जाने की इतना खून जला था उसका। मन चाहा अली का सिर दीवार में मार दे। कितनी आसानी से हूँ कहकर गुजर गया। नयन बुदबुदाई, उफ खुदाया। वो आकर शबीना के पास बैठी, उसके बाजू में हाथ डालती उनके कंधे पर सिर रख दी। हमजा अंदर आया। उसके साथ कोई और भी था जिसे अभी नयन ने नहीं देखा था। उस इंसान ने अली को देखा। आंखें हैरानी से फैली। ये यहाँ? वहाँ बहस चल रही थी। बाबा साहेब के इशारे पर खून का घूंट पिए अली खड़ा था। इसकी एक वजह और थी जो बाबा साहेब से जज्बाती तौर पर जुड़ी थी। बाबा साहेब की चेहरे की चमक सब देख रहे थे। यही चमक दादू का खून जला रही थी। बेगम परवीन अपने पास की खाली जगह को देख रही थीं, जहां कुछ दिन से नयन बैठ रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्हें एक उम्मीद टूटती महसूस हो रही थी। जैसे बेटी खोने की एल, दोस्त खोने की एल, साथी खोने की। सालों से अकेली थी वो, अब कोई मिला था, वो भी कुछ वक्त के लिए। बहस बढ़ती जा रही थी जिसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। गांव में जब बड़े बुजुर्ग बात करते हो तब बीच में कोई नहीं बोलता था, चाहे वो उम्र में कितना हो बड़ा क्यों ना हो। बाबा साहेब दादू से बात कर रहे थे। दादू के साथ शबीना नाज बात कर रही थी, जो सबको मुताशिर करने के लिए काफ़ी था। बाबा साहेब ने खड़े होते हुए कहा, आज के लिए इतना काफ़ी है, हम कल सुबह बात करते हैं। मेहमानों के आराम के लिए भेंजे। बाबा साहेब के खड़े होते हाय बाकी सब भी खड़े हो गए। शबीना नाज न खड़े होते हुए बोला, जी नहीं, हमें हमारी बेटी को आज ही लेकर जाना है। हम यहाँ बिल्कुल नहीं रुकेंगे। अपनी गर्दन अकड़ाए बोलती वो जलती निगाहों से उन्हें देख रही थीं। अब कल बात होगी, नतीजा यही निकलेगा कि हमारी बहू हमारे घर से बाहर नहीं जाएंगी। ये बोलते वो वहां से चले गए। मिर्जान ने अपने दांत पीसते हुए बोला, हम किसी होटल में रुक जाएंगे। अली आगे से गुजरते हुए बोला, यहाँ कोई होटल नहीं है, हाँ मस्जिद में रुक सकते हो। ये बोलता अली मिर्जान के आगे से गुजर गया। मिर्जान गुस्से में उसे घूरता रहा। सबके जाने के बाद नयन ने बारी बारी उन सबके चेहरों को देखा। तभी उसे अपने भाई आमिर का चेहरा दिखा। भाई, वो खुशी से चहकी। आमिर ने आगे बढ़कर नयन को अपने सीने से लगा। बहना कैसी हो? भाई वैसे तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस इमोशनली डिस्टर्ब हूँ। सब ठीक हो जाएगा। हमजा को देखते नयन ने नाराजगी से लगा, मुझे लगा था तुम भी अपने सेल्फिश दोस्तों के साथ चले गए होगे, अब मैंने अकेले काम करने का सोचा है। हमजा जख्मी सा मुस्कुराया, कभी अकेले छोड़ा जो अब छोड़ता, वो इन लोगों की वजह से जाना पड़ा। मैं इस इलाके से बाहर गया था, शहर से नहीं। मिर्जान ने नयन के बालों की ठीक करते हुए बोला, हमजा नहीं हमें इन्फॉर्म किया था, सब कुछ बताया तब हम यहाँ पहुँच पाए हैं। बेगम परवीन ने आते हुए बोला, जी आप लोग शाम का खाना यहाँ खाएंगे या अपने कमरों में? शबीना नाज ने बोला, जहर मिलेगा, खुदकुशी हराम है। सी सबने देखा इरफान साहब खड़े थे। शबीना बेगम ने होठों पर मुस्कान सजाए बहुत पुरसुकीनी के साथ बोला, वैसे भी आप लोगों के लिए पूछ रही थी, जरूरत पड़ने पर मैं अपनी बेटी को आराम से ले जाऊं। सी इरफान साहब ने उन्हें देखा, दुश्मनी मत करिए, यहाँ दुश्मनी पुश्तों तक चलती है, हम भी दुश्मनी निभाने में माहिर हैं। शबीना नाज के तंज पर बोले, कहीं आपकी बेटी के बच्चे आपके दुश्मन ना हो, आपसे दुश्मनी निभाएं। वो शातिर मुस्कान लिए उन्हें देख रहे थे। शबीना नाज उनका मतलब अच्छे से समझ रही थी, मतलब वो नयन को यहाँ से नहीं ले जा सकती, यही कह रहे थे। इरफान साहब बिना कोई आगे बात किए बेगम परवीन की तरफ मुड़े, जो उनसे चेहरा ढके खड़ी थी। इनके लिए रोटी का इंतजाम इनके कमरों में कर दें। बोलते वो चले गए। बेगम परवीन ने नयन का हाथ पकड़ते हुए बोला, बेटा आप अपने कमरे में जाएं, अली इंतजार कर रहे होंगे। कुछ सोचकर नयन की आंखें बड़ी हुई, मैं मॉम साथ रहूंगी। नहीं नयन, आपको अपने कमरे में रहना है, बोलती वो बिना कोई बात सुने चली गई। शबीना नाज ने नयन को जाने को कहा, उन्हें भी कुछ बात सुल्तान साहब से करनी थी। सारे मर्द जैद के साथ चले गए। शबीना नाज ने नयन को देखा, जाओ बच्चा, लेकिन उसे अपने करीब नहीं आने देना। नयन ने हाँ में सिर हिलाया। शबीना नाज वहां से चली गई। नयन जैसे ही मुड़ी, कुछ दूरी पर सीढ़ियों के पास अली खड़ा था, शायद वो ऊपर जा रहा था। नयन को समझ नहीं आया वो इतनी बुरी तरह क्यों घूर रहा है। नयन तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी कि जाते ही सो जाएगी। जैसे ही नयन अली के पास से गुजरने लगी कि अली ने नयन की कलाई थाम ली। नयन को अपनी जान निकलती महसूस हुई, दिल धक धक करने लगा। उसके दिल से निकला, उफ खुदाया। अली बिना रुके नयन का हाथ पकड़े सीढ़ियां चढ़ने लगा। नयन उसकी रफ्तार का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। उसने कहा, क्या कर रहे हैं, छोड़े मुझे, मुझे नहीं जाना आपके साथ, आप समझते क्या है खुद को, छोड़े मुझे। अली नयन को रूम में लेकर आया, उसे लाकर बेड पर पटकते हुए बोला, ख्वाबों में भी ये नहीं सोच पाओगी। मुड़ा जाकर तेज आवाज के साथ दरवाजा बंद किया। नयन बेड पर पैर समेटकर डरी सहमी उसे देख रही थी। उसने खुद से कहा, डर क्यों रही है तू, डरपोक नहीं है। उसके चबी चीक्स गुस्से में लाल हुए। तब तक अली उसके करीब आ चुका था।
उसने एक पैर मोड़कर तख्त पर रखा। वहां बेड नहीं थे, तख्त बिछे जिन पर रुई वाले गद्दे और चादर थीं। क्या कह रही थी वो? नयन ने अपने घुटनों पर खड़े हो अली के सामने आते हुए कहा। कुछ भी कहें आपसे मतलब, आप है कौन? अली ने अपनी सुर्ख होती आंखों से नयन के चेहरे को देखा। नयन भी उसे ही देख रही थी। अचानक नयन को ठंड का एहसास हुआ। अपना थूक गटकते हुए उसकी नजरें अभी भी अली के चेहरे पर थी, जिस पर गुस्सा ऐसा लग रहा था अभी कहर बरसेगा। जबड़े कसे हुए चेहरे की दिखती नशे। उसने नयन की गर्दन में हाथ डाल उसे अपने करीब किया। नयन घबराई सी अली की आंखों में देख रही थी। नयन का दिल इतना तेज धड़क रहा था कि अली भी उसे सून पा रहा था। गुलाबी पड़ता चेहरा, आंखों में नाराजगी। छोड़े मुझे, नयन किसी बिल्ली के बच्चे की तरह बोली थी। अली के होठों के कोने मुड़े। इस वक्त भी नयन को और डरावना लगा था। भूल जाओ, यहाँ से निकल पाओगी। चेहरे से होते हुए अली की नज़र नयन के सुर्ख होठों पर रुकी थी। वो उन्हें देखता रहा, उसके नज़रों की तपिश महसूस करते हुए। नयन ने अपने दोनों हाथों से अली को धक्का देना चाहा। अली ने नयन के छोटे छोटे हाथों को अपने एक हाथ में कैद कर लिया। फिर अपना सिर नयन के चेहरे के करीब बढ़ाया। मुझसे दूर रहना है ना? नयन ने हाँ में सिर हिलाया। बहुत दूर। अली की पकड़ सख्त हुई। वी चुभती हुई निगाहों से उसे देख रहा था। कुछ तो हुआ था, दिल में एक नागवारी आंखों में गुजरी थी। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इस खानदान में एक लड़की जब निकाह में बंद कर आती है तब सिर्फ कब्र में ही जाती है, बाकी यहाँ खुला और तलाक की इजाजत नहीं है। अली की गहरी आवाज बेहद सर्द थी, अब चेहरे पर कोई भाव नहीं। क्यों नहीं जाने दे रहे हैं आप मुझे? सवाल करते हुए नयन की आंखों में आंसू आ गए। उसे अली की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थीं, जिससे अब नयन को डर लग रहा था कुछ कर न गुजर जाए ये इंसान। नयन को यही लग रहा था सारी हदें पर करेगा। अली ने नयन की उन सुनहरी आंखों में झांकते हुए कहा, मेरी जौजा जावजा यानी वाइफ हो, मुझसे मेरी मौत तक जुड़ चुकी हो। यहाँ से तुम या मेरी मौत या अपनी मौत के बाद ही जाओगी, तभी आज़ाद होगी। उससे पहले इस कायनात की कोई ताकत तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकती है। नयन हैरानी से अली की देख रही थी, जिसने उससे कभी इतनी बात नहीं की थी। आज वो जितने यकीन और हक से उसे अपनी जौजा बता रहा था। नयन हैरान थी, बहुत हैरान। क्या निकाह के बोलों में इतनी ताकत है? अली का व्यवहार, उसकी आंखें, उसका यकीन नयन को बता रहा था एक एक लफ्ज में सच्चाई है। वो उसे नहीं जाने देगा, कभी खुद से अलग नहीं होने देगा। जाने क्यों उसे अली की एक एक बात पर यकीन हो रहा था। और हाँ, मुझसे दूर रहना है तुम्हें। ये बोलता वो नयन के होठों के करीब बढ़ा। अब देखो कितनी करीबी बढ़ती है। ये बोल अली ने नयन के नाजुक सुर्ख होठों पर अपने होंठ टिका दिए। हैरानी से नयन की आंखें बड़ी हो गई। वो ऐसी साकित हुई कि हिल भी नहीं सकी। उसे बस गहराई से अली के होंठ अपने होठों पर महसूस हो रहे थे। नयन को खुद में कुछ टूटता महसूस हुआ। उसकी बिना इजाजत क्या यहाँ यही होता है? आंसू आंख के कोनों से बहने शुरू हुए। वही एक कमरे में शबीना नाज और सुल्तान साहब थे। शबीना नाज उनके सामने खड़ी परेशान सी उन्हें देख रही थी। ये क्या हुआ है हमारी मासूम नयन के साथ? सुल्तान साहब ने उनका हाथ थाम लिया। किस्मत में जो होता है वो होकर रहता है। मुझे उस लड़के से बात करनी है। फिक्र न करें, हम नयन को यहाँ से ले जाएंगे। हाथ थाम कर शबीना नाज उनकी गोद में बैठ उनके कंधे पर सिर टिका ली। आपने सोचा है अगर नयन यहाँ से चली भी गई उसके बाद क्या होगा? अगर इन लोगों ने उसे नहीं जाने दिया तब? सुल्तान साहब ने एक गहरी सांस ली। बहुत मुश्किल लग रहा है उसे यहाँ से ले जाना, लेकिन हम कुछ न कुछ कर लेंगे। सुल्तान, अब जानते हैं ना निकाह के बोलों में कितनी ताकत है। ये उसी वक्त से उन दोनों इंसानों के दिल में मोहब्बत पैदा कर देता है जो कभी खत्म नहीं होती। उस इंसान को हम नहीं भूल सकते हैं, कभी नहीं। हम भी निकाह के बाद 2 साल के लिए दूर रहे थे, लेकिन मैं आपको नहीं भूल पाई। क्या नयन अलकहार को भूल पाएगी? CH8 क्या नयन अली को भूल पाएगी? सुल्तान साहब ने एक गहरी सांस ली। बहुत मुश्किल लग रहा है उसे यहाँ से ले जाना, लेकिन हम कुछ न कुछ कर लेंगे। सुल्तान, अब जानते हैं ना निकाह के बोलों में कितनी ताकत है। ये उसी वक्त से उन दोनों इंसानों के दिल में मोहब्बत पैदा कर देता है जो कभी खत्म नहीं होती। उस इंसान को हम नहीं भूल सकते हैं, कभी नहीं। हम भी निकाह के बाद 2 साल के लिए दूर रहे थे, लेकिन मैं आपको नहीं भूल पाई। क्या नयन अलकहार को भूल पाएगी? अब आगे। शबीना नाज बेटी के लिए बहुत फिक्रमंद थी, साथ ही ये परेशानी भी थी अब जब भी नयन की शादी हुई वो उसकी दूसरी शादी की कही जाएगी। बेटी का अकेले उस कमरे में होने का खौफ, उनका तो जैसे चैन कहीं गायब हो गया था। सुल्तान साहब भी फिक्रमंद से बोले, मुश्किल है, कुछ यादें बहुत गहरी छाप छोड़ती हैं दिल पर। शबीना बेगम कहीं खोई हुई बोली, पता है जब मैं और आप शादी के दिन से ही अलग हुए थे, लाख कोशिशों के बाद भी आपका ख्याल दिल से नहीं जाता था। कोई आपके जैसा भी नाम पुकारता दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी, हर आहट पर आपके होने का एहसास हो जाता। गलती से भी कोई करीब आता तब ख्याल आने लगता कि मुझ पर, मेरी हर छुअन पर किसी और का हक है। कैसे कैसे ये सब सही होगा? बोलते हुए गला रूंध गया, आंखें भर आई। उन्होंने शबीना नाज के आंसू साफ किए। सी बेगम साहिबा, हमें बताएं तब आपने क्या किया था? सी उनके हाथ को थामती बोली, सब खुदा पर छोड़ दिया था। उसका जो फैसला होगा मेरे हक में बेहतर होगा। अगर आपसे जुड़ना किस्मत में है तब आप ही मिलेंगे। सुल्तान साहब ने मुस्करा कर शबीना नाज को देखा, अभी भी यही करना है? आज तक हमने जितने दायरे बांधे हैं उससे उलट हमारी बच्ची की जिंदगी में हुआ है। उसे डॉक्टर बनाना चाहा, वो ब्लॉगर बनी। उसे घर में रोकना चाहा, उसने ऐसी कोई सी जगह नहीं छोड़ी जहां वो जाए ना। उसे अब आने का मना कर मुंबई जाने को बोला था। देखो वो हमें यहाँ आप में मिली है। शायद उसकी किस्मत में कोई सियासतदान, कोई बड़ा बिजनेसमैन या कोई एक्टर सिंगर की बीवी बनना नहीं लिखा है। उसकी किस्मत में गाँव का एक सीधा साधा लड़का लिखा हो। उन्होंने नाराजगी से सुल्तान साहब को देखा। नगवारी से बोली, आप क्या फैसला कर चुके हैं? अब उनके लहजे में सख्ती थी। कंधे उचकाते हुए सुल्तान साहब बोले, मैंने कोई फैसला नहीं किया है, फैसला कल होगा। हम खुद को हर फैसले के लिए खुद को रेडी कर रहे हैं। ये बोलते हुए वो शबीना बेगम के होठों पर झुके, तभी आवाज आई, ओहो मॉम डैड, कभी तो मान जाया करें। हर वक्त एक दूसरे को किसी बिस्सी करना जरूरी होता है क्या?
दोनों चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। अमीर और मिर्जान दोनों खड़े थे। मिर्जान ने अपने आंखों पर हाथ रखे हुए थे, वहीं आमिर मुस्कुराते हुए उसकी हरकत देख रहा था। सुल्तान साहब अपनी बेगम साहिबा को गोद से हटाने लगे, तभी शबीना नाज ने सही से बैठ उनके गले में बाहें डालते हुए आईब्राव रेस कर पूछा, क्या कर रहे थे? हम किस ही तो कर रहे थे, क्या तुम नहीं करते? सी आमिर और सुल्तान साहब ने नमे सिर हिलाया। इन दोनों माँ बेटे का यही काम था। मिर्जान चीख कर बोला, आपके सामने एक बार किया था, आप तो भूलती ही नहीं। शबीना नाज ने खड़े होकर अपने कपड़ों को सही किया, फिर कदम कदम चलती उसके सामने खड़ी हुई। ये तुम्हारी लाइफ है, ये टाइम है तुम्हारे एंजॉय करने का, तब करो, हमें हमारी लाइफ एंजॉय करने दो। ये बोल उन्होंने एक आई विंक की जिसे सिर्फ मिर्जान देख रहा था, जिसका मतलब वो बखूबी जानता था। उसके होठों पर ईविल स्माइल आई थी। उन दोनों का ध्यान अमीर की बात से टूटा, जो बहुत संजीदा सा कुछ बोल रहा था। उसके हाथों में एक फाइल थी। डैड, आप जानते हैं नयन की शादी किससे हुई है? मिर्जान ने उसे टोका, कुछ वक्त की शादी। अमीर संजीदा आवाज में बोला, ये सब मजाक नहीं होता, 2-4 दिन में सब खत्म कर दो, 2 जिंदगियां का सवाल है। मेरी बहन बहुत सेंसिटिव है, मैं नहीं चाहते उसे कोई प्रॉब्लम हो। वो सीरियस था और नयन के मामले में ऐसे ही रहता। शबीना नाज ने वो फाइल अपने हाथ में ली, उसे खोलकर पढ़ने लगी। सुल्तान को देखते हुए वो बोला, डैड, क्या वो वही था जो बाबा साहब के साथ खड़ा गुस्से से सबको देख रहा था? सुल्तान ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, अल कहार वही है। शांत ही रहा उनके कहने पर। डैड, उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो कितना गुस्सैल है। आमिर बोला, हाँ वो बहुत गुस्सैल है, उतना ही टैलेंटेड भी। शबीना नाज की आवाज आई, अलकहार अब्दुल रहमान, इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव, मुझे बात करनी है उससे। सुबह की पहली किरण में भी वक्त था, ठंडी हवाओं का शोर था, बू चेहरे को छूती पुरसुन कर गुजर रही थीं। यहाँ मौसम सुबह में बेहद ठंडा हो जाता था। इसकी वजह आसपास मौजूद बेहद पेड़ पौधे और 2 नदियाँ हो सकती थी जो गड़ी के दोनों तरफ से गुजरती हैं। नमाजी नमाज पढ़कर अपने घरों को लौट चुके थे और गांव में जैसा होता है बाहर 4 बजे से शोर हो चुका था। हवेली के बड़े से छत पर एक कोने में अल कहार खड़ा था, आंखें सामने बहती नदी पर, आसपास हिलते पेड़, झांकते सूरज का अक्स उस पानी में पड़ता उसे लाल कर रहा था। हवाएं तेज थीं जिससे उड़कर बाल उसके माथे पर बिखरे थे, कंधे पर लिपटी शॉल हवा में उड़ रही थी। वो सीधा खड़ा अपनी निगाहें उस पानी पर टिकाया हुआ था, एक सोच में गुम। उसके पास से आवाज आई, क्या सोच रहे हो अली? सूरज की गर्मी का पानी पर क्या असर होता है? बाबा साहेब की तरफ बिना पलटे उसने सवाल किया था। बाबा साहेब ने उसके कंधों पर पड़ी शॉल को सही किया। सोच में सिलवटें, करीब जाना नहीं और दूर होना नहीं चाहते। कुछ है जो उसकी आंखों में देखने को मजबूर करता है, लेकिन उसकी तकलीफ का भी इल्म है। सूरज की गर्मी का पानी पर क्या असर होता है बाबा साहेब? एक बार फिर सवाल दोहराया गया था। बाबा साहेब ने एक गहरी सांस ली। पानी की ठंडक उसकी तपिश को कम करती है। क्या पानी खुद नहीं तपता? हाँ तपता है, लेकिन सूरज के तेज को कम करने के लिए ये उसे बर्दाश्त करना है। वो खामोश रहा। बाबा साहेब बोले, क्या सोचे है? बहू जाएगी? मोहब्बत, शादी, ये मेरा मुकद्दर नहीं है बाबा साहेब। उसकी आवाज में तल्खी उभर आई थी, जबड़े कस गए, आंखों में एक तपिश थी। जानते हैं, आपको बेहतर जानते हैं, लेकिन सफर अकेले करो उससे बेहतर है किसी का हाथ थाम लो। मोहब्बत का साथ सब कुछ आसान कर देता है। थकान और बेचैनी के बीच कुछ पल सुकून के मिल जाते हैं। अपनी बात पूरी कर उन्होंने एक गहरी सांस ली। आंखों में एक चुभन थी जो अली के सवाल से बड़ी। आपने क्यों छोड़ा था मोहब्बत का साथ? वो जरा तल्खी से मुस्कुराए। हम बेवकूफ़ थे, उन्हें तकलीफ से दूर रखने के लिए तकलीफ के सागर में छोड़ आए। इस बार अली ने कुछ नहीं कहा, अभी भी वैसे ही खड़ा सामने देख रहा था। अब सूरज पूरी तरह से निकल आया था, रोशनी हर तरफ पहली उसकी लालिमा पानी को लाल कर दी। पानी में भी पूरा सूरज दिख रहा था। उसके दिमाग में ख्याल आया था, पानी भी सूरज को अपने वजूद में ले लेता है, जिसकी खबर सूरज को भी नहीं होती। कुछ तितलियां अली के सामने से गुजरी। अचानक ही अली के सामने नयन की वो फड़फड़ाती पलकें आई थीं। उसने अपन सिर झटका। बाबा साहेब उठते हुए बोले, उम्मीद है बेहतर फैसला लेंगे, हमें मायूस करे ऐसा अल कहार अब्दुल रहमान नहीं है। जरा आपकी बेगम से बात करते हैं। बाबा साहेब उठकर जाने लगे। अचानक उनके होठों पर मुस्कान बिखरी थी। वो डरती बहुत है, एक छोटी खरगोशी की तरह, सिर्फ आपसे। फिर उन्होंने पलट कर देखा, हाँ वो दूसरे इलाके वाले उधर जाने वाली औरतों को तंग कर रहे हैं, उधर उनका जाना मुहाल हो रखा है। मैं देख लूंगा उन्हें, बोलता वो वैसे ही खड़ा रहा। बाबा साहेब नीचे आए। आकर बरामदे में बैठते रोशनी को आवाज दी। किचन से निकलती रोशनी भागी भागी आई। जी बाबा साहेब। बहू उठ गई। नहीं नहीं बाबा साहेब अभी तक सोई है। रोशनी के जवाब पर उन्होंने जरा नाराजगी से बोला, फज्र की नमाज के लिए भी नहीं उठी? नहीं बाबा साहेब, शहर वाले कहाँ नमाजों पर ध्यान देते हैं। बाबा साहेब की बताती वो सिर पर दुपट्टा सलीके से ओढ़े अदब के साथ उनके सामने खड़ी थी। एक तेज आवाज आया, आपसे किसने कहा शहर वाले नमाजों पर ध्यान नहीं देते मोहतरमा? सामने से शबीना नाज शान से चलती आ रही थी। होठों पर सजी एक मुस्कुराहट, लॉन्ग कुर्ती जीन्स और गले में पड़ा स्कार्फ, होठों पर सुर्ख लिपस्टिक और वो उनका कॉन्फिडेंट लहजा। मेरे सारे बच्चे नमाज पढ़ते हैं, उनके दादा ने उन्हें सिखाया है। बेशक फज्र के बाद सो जाते हैं क्योंकि रात को जाग कर देर तक काम करते हैं। बहुत कम उम्र में ही अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ चुके हैं। बोलती वो बाबा साहेब के सामने वाली कुर्सी पर टांग चढ़ाए बैठी एक चाय उठाकर बाबा साहेब की तरफ बढ़ाते हुए बोली, पापा से सुना है आपको इलायची वाली चाय बहुत पसंद है। बाबा साहेब को ऐसी औरतों को बेदकलूफी भाती नहीं है, लेकिन नजरअंदाज कर चाय का कप वही रखने का इशारा किया। उन्होंने कंधे उचकाते वही कप रखा। सीधा सवाल बता सकते हैं यहाँ मेरी बेटी कैसे खुश रहेंगी? वो एक शहजादी है जिसकी पसंद की एक चीज़ भी आपके गांव में क्या इस शहर में नहीं मिलेगी। उसे इंपोर्टेड चीज़ें यूज़ करने की आदत है। इमरान साहब ने आते हुए कहा, आपको लगता है हम कमज़ोर हैं?
आप उसके लिए विदेशी चीजें मंगा सकते हैं जो आपके कमरे, गद्दे और लेटने की इंतजाम है, ऐसे वो देखना भी पसंद नहीं करती। बोलते हुए वो बता रही थी उनकी बेटी कैसे रहती है। वही कमरे में हमजा, आमिर अपनी अपनी बैग पर हाथ खड़े थे। सख्त जगह पर सोने से उनकी पीठ अकड़ गई थी। सामने का दरवाजा खुला, मिर्जा ने अपना सिर निकाला, वो टॉयलेट यूज करने गया था। उन दोनों को वहां खड़ा कर हवेली में बस कमरों में बाथरूम थे, बाकी सब बाहर। ओए सुन, उन दोनों ने सिर उठाकर देखा। क्या हुआ? यहाँ ना फ्लश है, न टैप, न टॉयलेट पेपर करना क्या है, और इंग्लिश सीट्स यार करना क्या है? सी हमजा, आमिर ने एक दूसरे को आंखें बड़ी कर देखा। मतलब तुम सब कर ऐसे ही खड़े हो? अपने कमरे में नयन सोई थी, सोते में भी उसके चेहरे पर परेशानी थी। शायद वो सही से नहीं सो पा रही थी। उसने कराहते हुए करवट बदली। उसी वक्त अली अंदर आया। नयन की आवाज सुन उसके करीब बढ़ आया। नयन के बेसुकुन चेहरे की देखा, उसे कुछ याद आया। फिर उसने तख्त पर हाथ मार कर देखा, कल यहाँ 2 गद्दे थे, आज एक, इसलिए उसे आज ज्यादा परेशानी हो रही थी सोने में। कुछ सोचकर वो जाने लगा। उसी वक्त नयन ने एक करवट और ली। वो पलटकर नीचे गिरने को हुई। फुर्ती से आगे आते हुए अली ने अपनी बाहें फैला दी। नयन उस सख्त फर्श पर गिरने की वजह अली की बाहों में महफूज थी। अली ने एक नज़र नयन के चेहरे की देखा, वो उसके और करीब होकर सो चुकी थी। अली कुछ सोचकर उसे लिटाने को हुआ। नयन के फिर से गिरने का ख्याल आया। एक बार गिरेगी फिर कभी करवट नहीं लेगी। फिर से उसे लिटाकर अपनी उस अलमारी की तरफ बढ़ा। उसके पीछे की तरफ से कुछ निकाला, फिर उसे देखने लगा। उसी वक्त नयन आंखें मलती उठी। उसने आंखें खोलकर देखा, सामने देखते हुए नयन की आंखें हैरानी से फैली। वो जोर से चीखी, बचाओ। चीख इतनी बुलंद थी कि नीचे बैठे लोगों तक गई। सबने एक साथ अली के कमरे की तरफ देखा, उस और भागे। CH9 नयन का डर अब आगे। अली ने हैरानी से नयन की देखा था, फिर अपने हाथ का सामान अलमारी में रख उसकी तरफ पलटा। अपने कानों पर हाथ रखे डर से चीखते हुए कह रही थी, मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया। कोई ऐसे करता है क्या? इतनी सी बात पर किसी को जान से नहीं मारते। मैं आपकी सारी बात मान लूंगी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी, बिल्कुल दूर नहीं जाऊंगी, आपके पास, आपके करीब। मुझे मारना नहीं, मुझे नहीं मरना है। अली जो नयन की तरफ बढ़ा रहा था, ठिठक कर अपनी जगह रुक गया। उसके होठों पर शातिर मुस्कान उभरी। तेज कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुला, एक के बाद एक लोग अंदर आने लगे। सबसे आगे हमजा, आमिर थे। नानू, क्या हुआ है? नयन डर से कांपती आंखें बंद किए बैठी थी। माथे पर ठंडे पसीने आ रहे थे। भाई भाई, वो मुझे मार देंगे, वो मुझे उनकी तरह टॉर्चर करेंगे। शबीना नाज तेजी से नयन की तरफ बढ़ी, उसे अपने सीने से लगा लिया। क्या हुआ है मेरी जान? मॉम मॉम, वो यहाँ थे, उनके हाथ में। कौन था यहाँ? सबने दरवाजे की तरफ देखा। पूरे कमरे में देखा, कोई नहीं था। सुल्तान साहब उसके सिर पर हाथ रखते बोले, लाडो कोई नहीं है यहाँ, देखें। वो सबको हटाते आगे आए। सब हटो, आंखें खोलो। नयन, कोई नहीं है, तुमने बुरा सपना देखा है। नयन ने हौंसले कांपते आंखें खोलकर देखा। वहां कोई नहीं था, पूरे कमरे में कोई नहीं था। अली वहां नहीं था। नयन ने नमे गर्दन हिलाई, बार बार नमे गर्दन हिलाई। वही थे, मॉम डैड वही थे, उनके हाथ में नाइफ थी। अगर मैं उनसे दूर गई तब वो मुझे मार देंगे। बोलती नयन के चेहरा डर से सफेद था। सब हैरान थे। जो नयन पूरे गांव के सामने नहीं डरी थी, वो एक ख्वाब से इस कदर डर गई। शबीना नाज उसे समझाती बोली, बेटा कुछ नहीं हुआ है, उसने कुछ नहीं कहा। तुम्हें देखो, वो यहाँ नहीं है, तुम्हारे माइंड में यही सब चल रहा है, इसलिए तुमने इमेजिन किया। वहां भागते हुए मिर्जा आया। सब उसे देखने लगे। आधे चेहरे पर लगा साबुन, गीले हाथ उसके शर्ट पर भी छींटे थे। ये क्या हाल बनाया है आपने? सबको इग्नोर करता मिर्जा नयन के पास पहुंचा। गहरी सांस लो, गहरी सांस। ये बोलता वो नयन के हाथ अपने हाथों में लेता उसके सामने बैठ गया। अब सब हट गए। उन्हें पता था मिर्जा नयन को संभाल लेगा। नयन के नर्म हाथों को पकड़े वो उसे देख रहा था। नयन गहरी सांसें ले रही थी। अब पूरे रूम में देखो। नयन ने पूरे कमरे में देखा। जिसको तुमने ड्रीम देखा उसमें से कुछ भी इस कमरे में है? ध्यान से देखती नयन को न अली दिखा, नहीं उसके हाथ का हथियार जिसे वो बहुत ध्यान से देख रहा था, लेकिन अलमारी वो यही थी ना। नयन ने अपनी उंगली अलमारी की तरफ की। मिर्जा ने उसके सिर पर मारा। बेवकूफ, वो तुम्हें डरा रही थी। नयन गुस्से में मिर्जा को देख रही थी। उसने अपने हाथों को ध्यान दिया जो मिर्जा के हाथों में थे। मिर्जा के हाथ गीले थे। नयन ने बहुत बुरा मुंह बनाए। जान हटे, कितने गंदे हैं आप, हैंड वॉश कर क्लीन भी नहीं किया। एंड आपके फेस, हटे मेरे पास से, छी। बोलती वो मिर्जा से दूर हो गई। मेरे इतने हैंडसम फेस को देखकर तुम छी क्यों कर रही हो? बाबा साहब ने जवाब दिया, बरखुरदार, आपके शक्ल साबुन से ढकी है, गंदी तो लगेगी ही। मिर्जा जल्दी से उठा, शीशे के सामने पहुंचा। बाबा साहब नयन को देखते बोले, आप ठीक हैं? नयन ने हाँ में सिर हिलाकर अपना चेहरा झुका लिया। सब लोग वहां से चले गए। अमीर ने नयन की गुदगुदी करते बोला, डरपोक। नयन अपनी कमर पर हाथ रखती बोली, डरपोक नहीं हूं मैं। एक एक कर सब चले गए। शबीना नाज नयन के पास बैठी बड़े गौर से उसका चेहरा देख रही थी। उन्होंने नयन के चिन को पकड़ उसका चेहरा ऊपर किया। उसके वो सूजे लाल होंठ जिस पर बाइट के मार्क भी थे। उन्होंने नयन के होठों को छुआ। साई। नयन ने एक सिसकी भरी। वो कुछ बोलती कि बेगम परवीन नयन की अलमारी की तरफ बढ़ती बोली, बेटा कपड़े बदलकर नीचे आ जाओ। वो नयन के कपड़े देखने लगी। वहां कुछ नहीं था। आपके सारे कपड़े कहाँ गए? सवालिया नजरों से उन्होंने नयन को देखा। वो गंदे हो गए हैं। आपने हमें बताया क्यों नहीं? हम धो देते। मैंने उस लड़की को बोला था। उसने एटीट्यूड में कहा कि यहाँ सब अपने काम खुद करते हैं, मुझे ये सब नहीं आता। बेगम परवीन के चेहरे पर गुस्सा था। आगे से कोई भी बात हो आप हमसे कहेंगी? नयन कुछ नहीं बोली, अपनी माँ की देखने लगी। हम आपके लिए कपड़े भेजते हैं। वो जा चुकी थी। शबीना नाज ने एक गहरी सांस ली। तुम वो क्यों नहीं करती जो मैं कहती हूँ?
उसने बेचारी सी शक्ल बनाई। मॉम, मेरी गलती नहीं है, जो आप कहती हैं वो होता ही नहीं है। इट्स नॉट माई फॉल्ट कहती वो उठ गई। शबीना नाज ने नैन को देखा। वो अली के कुर्ते में थी जिसके ऊपर उसने दुपट्टा डाला हुआ था। कम ऑन दादू, दीज दुपट्टास नॉट माई टाइप, UFFF खुदे। मुस्कान के साथ कहती वो नैन को देखने लगी। नैन ने खिसियानी हंसी के साथ उसे देखा। वो नाराज होती पैर पटकती जाने लगी, फिर पलटी। दुपट्टा गलत नहीं है, बस अपनी मर्जी है कि किसे लेना है किसे नहीं। वक्त आने पर यह आपकी इज्जत बचा सकता है, आपको ढक सकता है, आपके डरे हुए दिल की सुकून दे सकता है, गंदी नजरों को आपके शरीर को छूने से रोक सकता है, वैसे जैसे एक भाई एक बाप एक मां देती है। शबीना नाज अपनी दिलकश मुस्कान के साथ बोली, चलो तुम्हें समझ आया, याद रखना ये वक्त आने पर हथियार भी बन सकता है। नैन ने उलझन में देखा। शबीना नाज ने नैन का दुपट्टा पकड़कर खींचा, उसे बार पलटते तेज से अपने हाथ चलाने लगी। कुछ पल में दुपट्टा रस्सी जैसा हो गया। उन्होंने एक सिरे को नैन के गले में डाल दूसरे को अपने हाथ से पकड़ उसे अपने पास खींचा। नैन को अपना दम घुटता महसूस हुआ। उन्होंने दूसरे सिरे को नैन के हाथों से बांध दिया। नैन हैरान थी। वो जैसे जैसे अपने हाथ आगे पीछे खींचती उसके गले पर प्रेशर पड़ता जा रहा था। मॉम, क्या कर रही हैं? शबीना नाज ने सीने पर हाथ बांधे नैन को देखा। अब समझ आया। उसी पल नैन की किसी ने अपने तरफ खींचा। एक झटके में उस दुपट्टे से लगे फंदों को निकालकर नैन को अपने सामने किया। नैन ने चैन की सांस लेकर सिर उठाकर देखा। सामने अली था, जो सांसें कुछ पल को आई थीं, वो वापस अटक गई। अली की सुर्ख आंखें शबीना नाज पर थीं। नैन झट से पीछे जाती, जाने क्यों उसे अली से खौफ आता था, खासकर उसकी इन गहरी चमकीली आंखें सुर्ख होती तब। शबीना नाज ने बिना किसी परवाह के कहा, अपनी बेटी को लेसन दे रही थी, खैर तुमसे बात करनी है। जरूर। बोलता वो नैन पर नजरें जमा चुका था। लहजे में एक ऐसी सर्दमहरी कोल्डनेस थी जिसके आगे वो दोनों कुछ न बोल सकी। शबीना नाज अपनी हील्स की खटखट करती वहां से चली गई। नैन ने देखा अली उसके कपड़ों को देख रहा था। मेरे पास मेरे नाइट सूट्स नहीं है, उसने जल्दी से कहा था कि बिना दरवाजे पर दस्तक दिए। रोशनी न अंदर आते हुए बोला, ये मेरे कपड़े हैं, अम्मा ने देने को बोला। अली अपना फोन निकाल चुका था। रोशनी जलती निगाहों से नैन को देख रही थी। वो अली के सफेद कुर्ते में खड़ी थी। नैन उस बेरंग पुराने से सूट को देख रही थी। इसलिए ही नैन को रोशनी नहीं पसंद। पहले दिन से ही उसे रोशनी से अच्छी वाइब्स नहीं आती है। नैन ने अपना रुख अली की तरफ किया, हालांकि तिरछी नजरें रोशनी के चेहरे पर ही टिकी थीं। मैं चीजें यूज नहीं करती, मुझे ये गंदे कपड़े नहीं पहनने हैं। अली ने सिर उठाकर नैन की देखा, फिर कपड़ों को ले जाओ कहता वो किसी को फोन लगाने लगा। रोशनी अंदर तक जलकर खाक हो वो कपड़े उठाकर ले गई। नैन ने फतिहाना मुस्कान के साथ उसे जाते हुए देखा। कुछ देर बाद नैन तैयार होकर नीचे आई। मॉम, आंटी दोनों ने उस तरफ देखा था। शबीना नाज की आंखों में चमक उभरी थी। गहरे गुलाबी सलवार सूट में अच्छे से बाल बनाए, हाथों में कुछ चूड़ियां, पैरों ने शोर करती पायल। नैन बहुत प्यारी लग रही थी, बिल्कुल गांव की नई दुल्हन की तरह। इससे पलट बेगम परवीन ने एक नज़र सब मर्दों की तरफ देखा जो दूसरी ओर बैठे थे। गांव में जितना पर्दा गैरों से होता है, उसके पलट घर में औरतों को ये सब नहीं करना पड़ता है। उनकी अपनी मर्जी होती है कि उन्हें घर में किस तरह से रहना है। फिर भी ससुर, जेठ और कुछ लोगों से पर्दा औरतें करती ही है। नई नई दुल्हन पर यह लाजमी होता है। बेगम परवीन ने खुद से कही, इस लड़की से ये सब होगा ही नहीं। बोलती वो नैन के पास आई, उसके सिर पर दुपट्टा डालते हुए हल्के से कुछ कहा। नैन हाँ सिर में हिलाती आगे बढ़ी, सबको सलाम किया। मिर्जा जो शांति से बैठा था वो खांसने लगा। ओफ खुदाया, क्या से क्या हो गया? नैन ने बुरी तरह उसे घूरा। संस्कारी लड़की। सब वही बैठ गए। नैन, हमजा, आमिर, मिर्जा मस्ती कर रहे थे, बड़े अपनी बातों और बहस में मशरूफ थे। सुबह से शाम हो गया, फैसला हो गया था जो बाबा साहब, दादू सुल्तान साहब ने लिया था। थोड़ा बहुत हाथ अली के बड़े ताया और परवीन बेगम का भी था। जो रिश्ते बन गए हैं उन्हें टूटना नहीं चाहिए। शबीना नाज ने शर्त रखी, अगर उनकी बेटी यहाँ नहीं रह पाई या खुश नहीं रही तब वो बिना किसी से पूछे कभी भी उसे ले जाएंगी। सब ने हामी भरी। जिसकी बीवी थी उसे छोड़कर, क्योंकि उसका पता ही नहीं था। नैन उन सबको देख रही थी जो जाने की तैयारी कर रहे थे। वहीं मिर्जा गुस्से में आग बबूला हो रहा था। वो नैन को यहाँ छोड़ने के लिए राजी नहीं था। उसने तेज आवाज में कहा, व्हाट आर यू डूइंग डैड? आप भी इन गांव वालों की तरह ही गए हैं जो बिना पूछे अपनी बेटियों को बांध देते हैं। वो गुस्से में था। उसकी इस बात ने बाकी सबको गुस्सा दिलाया था। अली के ताया का लड़का अनस आगे आया। तुम कहना क्या चाहते हो? मिर्जा ने उसे घूरा। तुम बहरे हो जो एक बार में सुनाई नहीं दे रहा है? अनस तिलमिला कर रह गया। उनके दूसरे बेटे सोहेब ने कहा, यहाँ हर लड़की से उसकी मर्जी पूछी जाती है, क्योंकि शरीयत भी यही कहती है कि पहले अपनी बेटी से इजाजत लो। अगर आप ये सब करते हैं तब मेरी बहन से कोई कुछ क्यों नहीं पूछ रहा है? उस पर अपना फैसला क्यों थोपा जा रहा है? हमजा नम आंखें से नैन को देख रहा था। उसे हर पल अपने अंदर कुछ जलता टूटता महसूस हो रहा था। सब चुप हो गए। बात सही थी, अपनी बातों में उलझ किसी ने नैन से पूछा ही नहीं कि नैन क्या चाहती है। नैन अपने आंसुओं को मुश्किल से रोकती वहां खड़ी सबके चेहरे देख रही थी। चेहरा जबत की वजह से लाल पड़ गया था। दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे आखिरी बार धड़क रहा हो। अब नजरें नैन के चेहरे पर टिकी थीं। बाबा साहब बोले, बहू। इतने प्यार से कहा कि नैन नजरें उठाकर देखने लगी। वहां कदमों की आहट हुई कि खामोशी छा गई। अली आ चुका था। इन चंद दिनों में नैन उसके इत्र की खुशबू को पहचानने लगी थी। बाबा साहब बोले, बताए आप अपने शौहर, अपनी आंटी और अपने घर को छोड़कर जाना चाहती हैं? नैन लब काटती खड़ी रही। CH10, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अब आगे? नैन लब काटती सबको देख रही थी। हर चेहरे पर अलग एक्सप्रेशन थे। बाबा साहब के बोले पर मिर्जा ने तुनक कर कहा था, आप उसे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं।
नयन ने आंखें बंद की, एक दो गहरी सांस ली, आंखें खोली। मुझे यहाँ से जाना। बोलती वो रुकी, उसकी आंखों में कुछ अलग से भाव आए। अभी उसने आंखें बंद की थी तब अली वहां नहीं था, अब वो कहां से नमोदार प्रकट हुआ। नयन चुप उसे देखने लगी। अली की आंखों में गुस्सा था, चेहरे पर अलग से एक्सप्रेशन। उसका हाथ अपनी कुर्ते की जेब की तरफ जा रहा था। नयन की आंखें घबराहट से बड़ी हुई। हमजा ने बेचैनी से कहा, नयन बोलो ना, क्या कहना चाहती हो? तुम्हें यहाँ नहीं रहना है ना? नयन ने तेज से अपने होठों को दांत से दबाया, इतना तेज कि उसका होंठ कट गया, हल्का खून निकल कर आने लगा। नहीं। मिर्जा हमजा ने गहरी सांस ली। उनकी सांस लेना पूरा भी नहीं हुआ था कि नयन ने अपनी बात मुकम्मल पूरी की। मुझे नहीं जाना है, अब ये मेरे इन लॉज है, दादू ने भी यही डिसीजन लिया है, मैं नहीं जा सकती, मुझे अपने बड़ों के फैसलों की रिस्पेक्ट करनी है। दादू मुस्कुराए थे। सुल्तान साहब ने हाँ में सिर हिलाया। हमजा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, वही मिर्जा का गुस्से से सुर पड़ गया। उसने तेज आवाज में बोला था, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया है, इन ग्वार जाहिल लोगों के बीच कैसे रहोगी? नयन चौंक कर दो कदम पीछे हुए। पहली बार मिर्जा उस पर चीखा था, इतना बुरा लगा कि आंखें भर आई। उसने आमिर को देखा, वो गुस्से में मिर्जा को घूरता आगे आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नानू से ऐसे बात करने की? मिर्जा बोला, ये पागल हो गई है, बल्कि आप सब पागल हो गए हैं, इसे यहाँ छोड़ रहे हैं। आवाज नीचे। कोई कुछ कहता उससे पहले एक डार्क डीप आवाज वहां गूंजी था कि सब सन रह गए। कदम कदम बढ़ाता अली नीचे आया, उसकी आंखों में गुस्सा था, बेहिसाब गुस्सा। मिर्जा के सामने आता उसने कहा, तुम्हारा काम हो गया है, तुम यहाँ से जा सकते हो। बोलते हुए उसने हाथ से बाहर की तरफ इशारा किया। मिर्जा ने अचानक से अली का कॉलर पकड़ लिया। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अचानक से सबके चेहरे पर घबराहट आ गई। कुछ ने एक दूसरे को देखा, कुछ हड़बड़ा गए। जो अली की जानते थे उनके चेहरे पर खौफ था। बाबा साहेब तेजी से अली की तरफ बढ़े, उसे छोड़ो बेटा। ओ कम ऑन, मुझे ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, सब जानता हूँ। तुम गांव वालों को भोले चेहरे के पीछे छिपकर फायदा उठाते हो, अपनी मासूमियत दिखाकर धोखे देते हो, शांति के नाम पर खून खराबा दिखाते हो, और इसमें भी तुम लोगों की कोई चाल होगी। मेरी बहन को फंसाकर कुछ अपना काम निकलवाना चाहते हो, इसलिए उसका पीछा छोड़ दो। अब अली के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उसकी सर्द नजरें वक्त के साथ और सर्द हो रही थी। उसने अपना हाथ उठाया, अगले ही पल मिर्जा की चीख वहां गूंज गई, उसके साथ ही नयन की भी। नयन अपनी आंखें बंद कर चीखी थी। मिर्जा को अली ने गिरेमान से पकड़कर फर्श पर पीठ के बल पटका था, वो भी उसने ये एक हाथ से किया था। अनस शैतानी मुस्कान के साथ बोला, ये सही हुआ। मिर्जा दर्द से कराह रहा था, उसे लगा उसकी हड्डी हड्डी टूटकर दर्द कर रही है। बाबा साहेब गुस्से में बोले, अली। अली ने बस उन्हें हाथ दिखाकर रोका। बाबा साहेब अपनी जगह रुक गए, वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। शायद उन्हें अंदाजा था अली के इस तरह करने पर, अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तब क्या होगा। अली ने मिर्जा के पास जमीन पर एक पैर रखे, उस झुके बोलना शुरू किया, मेरे सामने फिजाओं हवा में भी शांति रहती है। इस हद तक जो पहुंचे उसके हाथ बदन से अलग हो जाते हैं। तुमने ये गुस्ताखी गलती की, जिंदा हो क्योंकि मेरी बीवी के भाई हो, वरना मेरे बाबा साहेब की इज्जत जो न करे जमीन बोस जमीन पर गिरना हो जाता है। आइंदा आंखें नीची और आवाज धीमी होनी चाहिए। अली की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था कि किसी की भी हिम्मत नहीं हुआ कुछ कहने की। सब शॉक्ड होकर अभी भी उन्हें देख रहे थे। मिर्जा कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन दर्द से वो कुछ कह नहीं पा रहा था। सब बुत बने खड़े थे कि नयन मिर्जा की तरफ लपकी। उसने अली को पीछे की तरफ धक्का दिया। अली अपने कपड़े झाड़कर खड़ा हो गया। उसे बाबा साहेब की घूरती नजरें खुद पर महसूस हुई थी, लेकिन परवाह कब करता है अली। जान जान तुम ठीक हो? उठो, उठ जाओ। अपनी भीगी आंखों से आमिर को देखते, भाई हेल्प करें उसकी। शबीना नाज ने नयन का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचा। ये यही डिजर्व करता है, ये हमेशा लास्ट में आकर हमें बेइज्जत करा देता है। हमने कोई मैनर नहीं दिए क्या? इसने कितनी बदतमीजी से बात की। शबीना नाज उन माँओं में से नहीं है जो बच्चों की गलती को छिपाकर उन्हें सराहती है, वो वही करती है जो उनकी गलती का रिजल्ट होता है। अमीर को देख, आमिर जाओ इसे गाड़ी में डालो, घर जाकर इलाज कराते हैं। उन्होंने नयन को देखा, फैसला कर लिया है, तब हर हद तक कोशिश करनी है। कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, कोई गलत कदम नहीं होना चाहिए, वरना अभी भी वक्त है। नयन ने अपना सिर झुका लिया, वो सब जाने लगे। शबीना नाज ने बाबा साहेब को एक पर्ची दी, फिर सबसे मिलकर आगे बढ़ गई। उन्होंने नयन की जिम्मेदारी बेगम परवीन को दी थी, जिसे उन्होंने कबूल कर वादा किया था नयन का मां जैसा ख्याल रखेंगी। नयन सबके साथ बाहर की तरफ आने लगी। हमजा ने झुककर उसके कान में कुछ कहा। नयन ने हैरानी से उसे देखा, फिर नॉर्मल हो गई। दरवाजे पर ही जैद था, जो नयन का सामान लेकर आ रहा था, जो वो अपने साथ लाई थी। कुछ देर में सब चले गए। बाबा साहेब ने उन्हें ढेर सारे तोहफे दिए, जिन्हें वो लोग अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे, लेकिन बाबा साहेब नहीं माने। नयन नम आंखों से उन्हें देखती रही, एक एक बाद एक तीनों सफ़ेद गाड़ियां धूल उड़ाती उसकी नज़रों से ओझल हो गईं। सब एक एक कर चले गए। एक बार फिर शहर और शहर वालों की बातें होने लगी। नयन वही रही, वो खुद नहीं जानती थी उसके किस वजह से फैसला लिया। दिल न कहना चाहता था, जुबान ने हाँ कहा। इसकी वजह रिश्ता था, बेगम परवीन या डर, उसे अभी कुछ पता नहीं था। पता था तब ये कि इसकी वजह अली नहीं था। उसने पलटकर देखा, पूरी हवेली अब उसे वीरान सी लगी। उस जगह को देखा जहां अली और मिर्जा लड़े थे। एक नज़र ऊपर जाते अली और बाबा साहेब को देखा। अली के पीठ को घूरती उसकी आंखों में बेहद गुस्सा था। बेगम परवीन ने नयन के सिर पर हाथ रखा। नयन ने लाल आंखों से उन्हें देखा। अभी सफ़र शुरू हुआ है, यहाँ का सफ़र आसान नहीं है। नहीं, यहाँ रहना आसान है, खुद को तैयार कर लो। बोलती नयन का हाथ पकड़ वो उसे अंदर ले आई। बीच हॉल में खड़े होकर उन्होंने नयन से बोला, सब तरफ देखो, ये जगह बहुत हसीन बनती है, लेकिन कैद भी बन जाती है। अगर तुम्हें कुछ करना तब लड़ना होगा, अपनी बात सामने रखनी होगी, उन्हें यकीन दिलाना होगा तुम सही रास्ते में चलकर अपने मुकाम तक पहुंचोगी।
यहाँ जिस औरत को मौका मिलता है वो धोखा देकर फरार होता है। हर एक नहीं, लेकिन ज्यादातर। तब कोई किसी पर भरोसा नहीं करना चाहता, किसी का साथ नहीं देना चाहता। वो तुम्हारा साथ देंगे अगर तुम सही होगी, तुम्हारी नीयत साफ होगी। नयन उलझन में उन्हें देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों ये सब कह रही हैं। अभी तो सब हवा हवा हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नयन अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वहीं अली को बाबा साहब डांट रहे थे। वही तो थे जिनकी अली सुन लेता था। क्या चाहते हैं आप? अली ने गहरी सांस ली। उसका दिमाग खराब हो गया है, वो पागल है। किसी दिन गला दबा दूंगा उसका। ये सब जबरदस्ती है। मैं चुप हूं, उसका एक वजह है, वरना। बोलता वो चुप हुआ। वो आपकी बीवी है और बीवी के जान से प्यारे भाई पर हाथ उठाने का अंजाम जानते हैं आप। करना क्या है आगे? मैंने उसे कबूल कर लिया है। हाँ, वो मेरी बीवी है। अली के ऐसे कहने पर बाबा साहेब भी बेयकीनी से अली को देखने लगे। अली ने पलटकर आंखें छोटी कर बाबा साहेब को देखा, क्योंकि उन्होंने बात बदली थी। बाबा साहेब मुस्कुराकर बोले, जाएं अपने कमरे ने, एक आफत आपके सिर आ गई है। अली जाने को पलट गया, फिर रुका। 2 दिन बाद मैं उस इलाके में जाऊंगा। बाबा साहब तेजी से पलटे। आप उस इलाके में नहीं जाएंगे। अली कहाँ सुनता है, वो जा चुका था। अली कमरे में आया। जैसे ही दरवाजा बंद कर पलटा, उसके मुंह पर तकिया पड़ा। वो चौंका, ये जिंदगी में पहली बार था। अली ने नजरें उठाकर देखा, नयन का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। एक के बाद एक सामान उठाती वो अली पर फेंक रही थी। आप बहुत बुरे हैं, गंदे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, सब आपकी वजह से हुआ है। कमरे से एक एक चीज उठाती नयन अली पर फेंक रही थी। अली बच रहा था। उसने तेज आवाज में कहा था, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या पागलपन है? आपको नहीं पता मैं पागल हूं, अभी आप पर पत्थर बरसाऊंगी, रुके। ये बोलते वो इधर उधर कुछ ढूंढती रही, फिर पास से एक टोकरी उठाई, अली की तरफ फेंकी। उसमें गुलाब की रंग बिरंगी पत्तियां थीं। गुलाब की खुशबू कमरे में हर तरफ फैलकर फिजाओं में घुल गई। टोकरी नाचती एक तरफ गिरी। नयन ने पास से इत्र की शीशी उठाई, वो सामने की तरफ फेंकने को हुई। सामने कोई नहीं था। नयन गुस्से में तेज तेज सांसें ले रही थी। चेहरे पर पसीना था, जिससे कुछ बाल चेहरे पर चिपके हुए थे। वो तेज तेज सांसें लेते इधर उधर अली को देख रही थी। वो गुस्से में बोली, मेरे सामने आए, आपने सही नहीं किया है, सब आपकी वजह से हुआ, सब आपकी गलती है। नयन के हाथ को उठाया, तब अली ने पीछे से आकर उसकी कलाई को अपने हाथ में थाम लिया। नयन ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा। मेरा हाथ छोड़िए, मुझे आपसे। बोलते वो रुकी। अली ने नयन के दोनों हाथों को पकड़ उसे अपनी तरफ पलटा, उसे देखने लगा। एक चीज इधर से उधर हुई, तब तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा। बहुत बुरे आवाज में बोलता वो गहरी नजरों से नयन को देख रहा था। नयन ने अपने हाथों को छुड़ाना चाहा। छोड़े मुझे, मुझे बात करनी है। हाँ, तब मुंह से बात करो, जानवर क्यों बन रही हो? मैं जानवर बन रही हूँ। नयन तेज आवाज में बोल रही थी। उसने छटपटाना शुरू किया। अली उसे संभाल रहा था, लेकिन थोड़ी मुश्किल हो रही थी। नयन बिन पानी की मछली की तरह छटपटा रही थी। सीधे रहो। नहीं रहूंगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर हाथ उठाने की? नयन हलक के बल पर चीख रही थी। अली ने गुस्से में उसे देखा। नयन ने अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचा। अली ने उसे अपने तरफ खींचा। वो दोनों जानलेवा नजरों से एक दूसरे को घूर रहे थे। अली ने नयन को कमर से पकड़ उठा, उसे तख्त पर बिठाया, फिर दोनों तरफ हाथ रख नयन पर झुक गया। नयन लगातार अली के सीने कंधे पर मारते हुए उसे सुना रही थी, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, बस यहाँ। अली का जबत बर्दाश्त जवाब दे गया। सब्सक्राइब VIP स्टोरी चैनल।